पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जंगबंदी जारी रखने पर इत्तफाक, मुश्तरका एलामिया जारी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात गुज़िश्ता रोज नाकाम हो गए थे। मेजबान तुर्की की दरखास्त पर दोबारा मुज़ाकरात शुरू किए गए। एलामिया में कहा गया है कि फरीकैन ने जंगबंदी के तसलसल पर इत्तफाक किया है। जंगबंदी के निफाज के कवायद ज़वाबित 6 नवंबर से इस्तांबुल में होने वाले मुज़ाकरात में तय किए जाएंगे। पाकिस्तान ने एक बार फिर जोर दिया है कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी नहीं होने देंगे। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने की कई कोशिशें की। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का पेशावर का दौरा। कबायली अपदीन के जिरगे से खिताब में कहा कि अफगान तालिबान हुकूमत ने भारतीय हिमायत याफ्ता गिरोहों को सहूलत दी। खैबर पख्तूनख्वा को दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों से पाक किया जाएगा। जिरगे में अमन और इस्तेहकाम, दहशतगर्दी के खिलाफ इकदामात पर गुफ्तगू की गई। कबायली हिमायतीन का दहशतगर्दी और अफगान तालिबान के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की मुकम्मल हिमायत का अदा। फितना अल ख्वारिज और फितना अल हिंदुस्तान की गुमराह कुन सोच को कबाइल में कोई पजीराई नहीं। आर्मी चीफ का कबायली अवाम के अज़्म और कुर्बानियों को खिराज तहसीन। फितना उल ख़वारिज की दरअंदाजी की एक और कोशिश नाकाम बना दी गई। 29 और 30 अक्टूबर की रात कार्रवाई में 4 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। इंतहाई मतलूब खारजी अमजद उर्फ मज़ाहिम भी मारा गया। ISPR के मुताबिक अमजद भारतीय प्रॉक्सी रहबरी शोरी की सरबरा नूरवली का नायब था। इससे कबल सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलोचिस्तान में कार्रवाइयां करते हुए 18 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। ISPR के मुताबिक फोर्सेस ने कार्रवाइयां 28 और 29 अक्टूबर को बलोचिस्तान के 2 मुख्तलिफ इलाकों में की। चिल्तन के पहाड़ी सिलसिले में कार्रवाई के दौरान 14, जबकि केच के इलाके बुलेदा में 4 दहशतगर्द मारे गए। कार्रवाइयों के दौरान दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया। इस्लामाबाद में सियासी सरगर्मियों में गैर मामूली तेजी। ऐवान सदर में अहम सियासी बैठक। वज़ीर आज़म की सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो मुलाकात में शरीक थे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मुलाकात में शरीक रहे। अहम कौमी और सियासी अमूर पर तफसीली मुशावरत। मुलाकात में आज़ाद कश्मीर की मुमकिन सियासी तब्दीली पर भी गुफ्तगू। आइंदा हुकूमती हिकमत अमली और पावर शेयरिंग फार्मूला ज़ेर गौर आया। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का दूसरा T20 आज लाहौर में खेला जाएगा। दोनों टीमों का ट्रेनिंग सेशन। ट्रेनिंग के दौरान फिटनेस ड्रिल्स के साथ बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग की मशकें। सीरीज के दूसरे टाकरे के लिए पाकिस्तान टीम में 1 से 2 तब्दीलियां मुतवक्के। नसीम शाह और हसन नवाज को ड्रॉप किया जा सकता है। प्रोटीएस को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। रहमान टीम ने पहले मुकाबले में 55 रन से फतह समेटी थी। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। भली करे आया जी, आया नू बखैर राख ले। बशत के दुनिया बोल है के साथ मैं हूं फैसल करीम और मैं हूं सादिया सैमसन। इट्स द एंड ऑफ द वीक एंड आई थिंक ये दिन मेरे लिए बड़ा खुशी का होता है। देयर इज अ लॉट दैट इज about to happen in 2 days और उसमें थोड़ी सी रेस्ट भी होती है। How is your weekend sort of before the weekend Friday for you? Well, I've got some plans. Really? और वो प्लान्स हम आश्कार करेंगे आज के शो के बिल्कुल आखिर में। You know, अगर आप Is there anything surprising for me in the show? It is बहुत सरप्राइजिंग है। और सादिया, वो सरप्राइजिंग पता है क्या है? Does that involve traveling? Yes, yes. Then I'll be happy about it. And it's not only just traveling. Okay. आप सिर्फ कराची से 2 घंटे दूरी पे आप डॉल्फिन्स को ऐसे उछलते कूदते देख सकते हैं। डॉल्फिन्स, Yes. डॉल्फिन्स। तो Okay, waiting desperately for that surprise. Oh, and yes. before that, Before what that. do we have on the plate? ओके, आगाज करते हैं। जो इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ी खबर बनी हुई है वो है पाकिस्तान और अफगान तालिबान की जंगबंदी, और वो जारी रखने पे मुत्तफिक हो गए हैं। सादिया, हमने सोचा था कि जो मुज़ाकरात नाकाम हुए हैं तो अब सब वापस आ जाएंगे, बट देयर यू गो। ये है वो जॉइंट स्टेटमेंट। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात पर तुर्की की वजारत खारजा ने यह मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया है और अफगानिस्तान से मुज़ाकरात नतीजा के साबित ना होने पर वैसे तो पाकिस्तानी वफ़द ने आज वापस आना था, तहम तुर्की के हुक्काम ने पाकिस्तानी वफ़द से रुकने की दरख्वास्त की थी, जिस पर पाकिस्तानी वफ़द इस्तांबुल में ही मौजूद है। बिल्कुल, तुर्की फैसल ये चाहता है कि इसकी मेज़बानी में होने वाले ये जो मुज़ाकरात हैं ये नतीजा खेज़ साबित हो। एंड ऑन द अदर हैंड वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने अफगान वफ़द के इस दावे को मज़े का खेज़ करार दिया है और गैर
मंतकी भी उन्होंने करार दिया। ही सेड कि जो टीटीपी के दहशतगर्द हैं वो अफगान सरजमीन पर दरअसल पाकिस्तान पनाह गुज़ीन हैं जो अपने घरों को वापस जा रहे हैं। चोरों की तरह दाखिल होने वाले पनाह गुज़ीन नहीं हो सकते, दहशतगर्द हैं। ख्वाजा आसिफ ने जो अफगान वफ्द के बयान पर रद्द अमल दिया और वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने पाकिस्तान और फिर अफगान तालिबान मुज़ाकरात के मुश्तरका एलामिये पर रद्द अमल देते हुए उनका ये कहना था कि पाकिस्तान को अब नया फोरम मुयस्सर होगा जहां दहशतगर्दी के सबूत पेश किए जा सकेंगे। एंड व्हाट एल्स ही हैड टू से। अच्छा, अता तारड़ ने मजीद ये भी कहा कि जंगबंदी में अफगान तालिबान की जानिब से फितनल खवारिज के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी शामिल हैं। अब ये जो है ये होंगी नहीं होंगी। साथ उन्होंने ये भी कहा कि अफगान तालिबान को यकीनी बनाना होगा कि उनकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। राइट और इसी के साथ मेरे ख्याल में जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान का भी बयान सामने आया एंड दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आवर डिस्कशन टुडे। और वो ये कि हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में जो दहशतगर्दों के खिलाफ ताकत का भरपूर इस्तेमाल किया जाए। उनका कहना है कि हम पाकिस्तान के साथ हैं और इसके साथ साथ सबसे अहम बयान जो आया है वो आया फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का। दो टोक अल्फाज में कहा है कि पाकिस्तान अपनी सरजमीन अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं करेगा। पाकिस्तान अपने तमाम हमसाया ममालिक खुसूसन अफगानिस्तान के साथ हम चाहता है। बाय द वे सादिया, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कल पेशावर में थे और उनकी बड़ी अहम मुलाकातें हुई कबायली अमायदीन से। इस मौके पर उनका कहना था कि अफगान तालिबान हुकूमत ने भारतीय सरपरस्ती याफ्ता दहशतगर्द गिरोह के खिलाफ कार्रवाई के बजाय उन्हें हर मुमकिन सहूलत फराहम की। तो जो हम इतने दिनों से कह रहे थे वो अब फ्रॉम दी माउथ जो चीज़ें आना शुरू हो गई हैं और बड़ा ज़रूरी है इन सारी चीज़ों पे बात करना। तो चलिए इस पे अब ज़रा तजिया भी ले लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तजिया एडमिरल रिटायर्ड फैसल शाह साहब। फैसल साहब सुबह खैर सर, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सो दिस इज़ हाउ इम्पोर्टेंट पाकिस्तान इज़ टू द वर्ल्ड नाउ फैसल साहब। और ये कि ये मामला निमट गया था, ख़त्म हो गया था, ये जो टॉक्स वाला था, पाकिस्तान वॉज सेट टू कम बैक, लेकिन फिर तुर्की ने दरख्वास्त की और उस दरख्वास्त को पाकिस्तान ने फिर अपने बरादर तुर्की जो है उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया और अब दोबारा से मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। सो एक तो पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस है और दूसरा ये कि अब फिर से मुज़ाकरात होंगे। जो पीछे हुए हैं दो वो तो नाकाम हो गए हैं। क्या एक्सपेक्टेशन है तीसरे चौथे राउंड से हमें? बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने का। सुबह बखैर आप दोनों को भी और आपकी तवज्जुह से पूरी कौम को भी। देखिए, पाकिस्तान तो सिंगल पॉइंट एजेंडा के साथ किया है मुज़ाकरात में और वो सिंगल पॉइंट एजेंडा हमारा कई सालों से रहा है, जो हम अफगान तालिबान गवर्नमेंट को बताते रहे हैं कि भाई सिर्फ हम ये चाहते हैं कि आप अपनी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना करें, दैट इज़ ऑल। इसके अलावा हमारी कोई डिमांड नहीं है आपसे। हम तो पेशेंस के साथ काम करते रहे हैं, डिप्लोमेसी को हम चांस देते रहे हैं। हमें पता है कि अफगानिस्तान की हमारे ऊपर डिपेंडेंस ज़्यादा है, हमारी उनके ऊपर डिपेंडेंस कम है। उसके बावजूद हम कितने दहाइयों तक तो हम अफगान पनाह गुज़ीनों को पनाह देते रहे हैं, उनकी मेज़बानी करते रहे हैं, उनको बहुत सारे राइट्स हमने पाकिस्तान में दे दिए। तो हम तो ऑल आउट हैं अच्छे ताल्लुकात के लिए और सिर्फ एक सिंगल पॉइंट एजेंडा है जो कि जायज़ है। दुनिया ने उसको माना है, जो अभी सालिस हैं वो उसको मान रहे हैं। समझ नहीं आता कि अफगान तालिबान को इसको मानने में क्या कदगन है। देखिए, वो मुख्तलिफ मराहिल में मुख्तलिफ दुनिया के ममालिक को बशमूल पाकिस्तान ये बावर कराते रहे हैं, यकीन दहानी कराते रहे हैं कि जी हमारी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं। लेकिन वो उसको कर नहीं पा रहे, तो उनको कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं जो कि उससे निबर्दाज़मा वो नहीं हो पा रहे। अब चीज़ों को मान लेना वर्बली एक अलग चीज़ है, लेकिन पाकिस्तान की डिमांड है कि आप ये लिख के बात करें, हमारे साथ मुआहिदा करें एक हमारे साथ और इस पर अमल पैरा हो। हम आपका साथ देने को तैयार हैं, हम आपके साथ मिल के काम करेंगे। उससे उनको घबराहट है। क्यों घबराहट है ये समझ नहीं आ रही। अब ये बयान जो आना है कि दरअसल जो अफ़गानिस्तान में इस वक्त मौजूद लोग हैं वो पाकिस्तानी पनाह गुज़ीन हैं जिनको पाकिस्तान टीटीपी कह रहा है, ये नॉट जस्ट फनी, दिस इज़ क्रेजी बिकॉज हम मुज़ाकरात के टेबल पे बैठे हैं, दहशतगर्दी आपके एंड से हमारे मुल्क में हो रही है और आप उसका सारा का सारा मलबा पाकिस्तान पर उतारना चाहते हैं। उनसे ये तो कोई सवाल करे कि ये पनाह गुज़ीन क्यों है। पाकिस्तान में कोई ज़लज़ला आया हुआ है, कोई सैलाब आया हुआ है, कोई कुदरती आफत है,
कोई जंग का माहौल है यहाँ पे, किसी बाहर से किसी मुल्क ने इन्वेड किया पाकिस्तान को कि ये लोग यहाँ से भाग के अफगानिस्तान में पनाह ले रहे हैं। पनाह गुज़ीन तो उनको कहते हैं जो किसी आफत से भाग के दूसरे मुल्क में जाते हैं। तो हमारे मुल्क में तो कोई ऐसी आफत नहीं है। अगर ये अपने असलहे को छोड़ दे। बिल्कुल, ये आप सही बात कर रहे हैं। अच्छा, इससे पहले ना फैसल शाह साहब ये बात कर रहे थे कि मुज़ाकरात हुए, पहला राउंड हुआ, दूसरा राउंड हुआ, और उसमें वो रिटन तौर पे कुछ देने के लिए तैयार नहीं है जो रजीम हुक्काम है। अब उसमें उन्होंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि समझ नहीं आता क्या घबराहट है। वंस वी गेट हिम बैक, मैं उनसे ये ज़रूर पूछना चाहूँगा कि ये घबराहट है रजीम हुक्काम की, या फिर ये कन्फ्यूजन है? बिकॉज ऑब्वियसली दे आर नॉट अ प्रॉपर गवर्नमेंट। ठीक है, अफगान तालिबान की जो इमारात है वो प्रॉपर गवर्नमेंट नहीं है। क्या उन्हें नज़्म व नस्र चलाना आता है, नज़्म व नस्र चलाना नहीं आता है? एक तो ये चीज़, तो क्या घबराहट है या कन्फ्यूजन है? कन्फ्यूजन ये कि काबुल से लेनी है डायरेक्शंस के कंधार से लेनी है, दूसरी चीज़। और तीसरी चीज़, ना ही घबराहट है ना कन्फ्यूजन है, वो अड़ी है जो कि भारत की बैक पे उनको मिल रही है, वो अश्योरिटीज़ की बिना पे कि जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश है। सो सिचुएशन इसके, जो भी सिचुएशन हो, पाकिस्तान इसका ना सिर्फ ये कि भरपूर जवाब दे रहा है, पाकिस्तान हर तरीके से, ये अब सादिया ये चौमुखी लड़ाई होती जा रही है। एक तरफ पाकिस्तान को जो है वो अपनी मईशत मजबूत करनी, जिसके लिए हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में दौरे हो रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान की जो इंटरनल इन सारी चीज़ों की वजह से, खारिज की वजह से जो मामला चल रहे थे, इंटरनल सिक्योरिटी, उसको भी पाकिस्तान ने टाइटन अप किया है। तीसरी तरफ जो है पाकिस्तान नहीं चाहता कि बरादर, ख़ासतौर पे बरादर इस्लामी ममालिक से कोई ख़राब सूरत हाल हो, इसलिए पाकिस्तान मुज़ाकरात भी कर रहा है। और चौथी तरफ अगर तो कोई नहीं मानता तो फिर ठीक ठाक तसल्ली बख्श मरम्मत का काम भी जारी है। फैसल, व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम? आप किसी भी मुल्क पे जब ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि, अगर आप ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी आपके जो पनाह गुज़ीन हमारे पास हैं वो बेसिकली टीटीपी हैं, जो हमारे मुल्क से आपकी टेरिटरी में हमले कर रहे हैं, तो बेसिकली लेट्स से हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, अगर आपके इस मजाक को थोड़ी देर के लिए सही मान भी लिया जाए, तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपके मुल्क में सेफ हेवन्स हैं? Yes. Is this that what you're saying? And आप उनको क्यों फैसिलिटेट कर रहे हैं? The question is, even if they, आप ये मान रहे हैं कि वो दहशतगर्द हैं, तो आप उनको क्यों फैसिलिटेट कर रहे हैं? That means आपको पता है कि वो मौजूद हैं। That means कि आपको पता है कि उनके पास असलहा है। That means कि वो बॉर्डर के अक्रॉस जाकर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। आप इससे भी लाइल्म नहीं हैं, but it's just that you want to twist it around and make it a Pakistan problem instead of getting rid of them. और इसमें ना सादिया एक बर्दाश्त की एक हद होती है। पाकिस्तान ने भरपूर कोशिश की कि वो मुज़ाकरात से, बातचीत से मसला हल कर सके, लेकिन जब इनफ वॉज इनफ तो फिर पाकिस्तान को अपना मसल पार दिखाना पड़ा। और उसके लिए ना सादिया अब सरहद पार जाने की ज़रूरत नहीं है। जब हमने अपने से 3-4 गुना बड़े मुल्क भारत को उनके दिल्ली तक जाके मारा है, तो फिर आई एम सॉरी, अफगानिस्तान के पास प्रॉपर आर्मी है नहीं, अफगानिस्तान के पास प्रॉपर बॉर्डर पेट्रोलिंग है नहीं। तो वो जो छोटी मोटी स्कर्मिश करना चाहते हैं, चमन बॉर्डर पे आके उन्होंने जो है वो जो घटिया हरकत की या इस तरीके की मजीद हरकतें की, तो फिर उसके बाद पाकिस्तान ने उनको प्रॉपर जवाब दिया, अंगूर अड्डा पे जाके पाकिस्तान का परचम लहरा के और दीगर जगहों पे। तो द सिचुएशन इस के ये अफगानिस्तान को समझ लेना चाहिए कि लड़ाई में कुछ नहीं रखा, बजाय इसके कि वो एक स्पेसिफिक एजेंडा पे चलें, बजाय इसके कि वो स्पेसिफिक भारतीय स्पॉन्सर्ड एजेंडे पे चलें और इस खित्ते का आम ख़राब करते रहें, क्यों ना तरक्की की राह पे गामजन हो। अच्छा, जो तरक्की की राह पे गामजन भी होना चाहते हैं, उसमें भी कहते हैं हम डैम बनाएंगे। वो डैम बनाने में भी मैलाफाइड इंटेंशंस हैं कि आप पाकिस्तान का पानी रोकना चाहते हैं, अगले नहीं रोक पाए। बात यह है कि वो जो मोदी साहब गीदड़ भपकी और धमकी दे रहे थे कि हम ये बंद कर देंगे, वो बंद कर देंगे और हम ऐसा कर देंगे, उनका अपना पंजाब डूब गया, जिसकी हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ भी है। And at this point, Faisal, I want to take a moment and thank Turkey for the fact that they made both the parties sit again and look at the other aspect of it. If इसके ऊपर कुछ finalization हो सकती है, because कोई भी मुल्क, ख़ास तौर पर पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं, हम नहीं चाहते कि किसी भी किस्म की जंग में, किसी भी किस्म के क्वेरल में, जहाँ पर आम जानों का ज़िया भी हो सकता है, उसकी तरफ हम जा सकें। एब्सोल्युटली। चलिए अब आगे चलते हैं और आज़ाद कश्मीर का जो मामला है इस वक्त,
वहाँ पे सियासी मामला तो गर्म हो ही चुका है और अब मैं देख रहा हूँ कि वहाँ पे जो बिग बिग्स हैं वो भी इस वक्त जो है वो मूवमेंट में आ गए हैं। इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सदर आसिफ अली ज़रदारी से इस मामले पे अहम मुलाकात की है। सियासी और कौमी उमूर पर तफसीली गुफ्तगू तो हुई है। ऐवान सदर में ये मुलाकात हुई। इस मुलाकात में बिलावल भुट्टो भी मौजूद थे और दीगर भी मौजूद थे, जिनमें मोहसिन नकवी थे और दीगर रहनुमा भी शरीक थे। इस मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म ने सदर को दौरा सऊदी अरब से मुताल्लिक़ एतमाद मिली और साथ ही आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल, हुकूमत साजी और नए वज़ीर-ए-आज़म के नाम पर भी मुशावरत हुई है। बिल्कुल, और इसी पर मज़ीद भी बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शाह गुलाम कादिर साहब, आप सदर हैं नून लीग आज़ाद कश्मीर के। अस्सलाम वालेकुम सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, इट्स वंडरफुल टू हैव यू ऑन द शो। सर मुझे ये बताइएगा कि PMLN और पीपल्स पार्टी का जो अदम एतमाद के साथ हुआ है, हुकूमती इत्तेहादी नहीं बन रहे हैं आप, उसकी कोई ख़ास वजह है? पीपल्स पार्टी के साथ हमने पहले भी कहा था कि पीपल्स पार्टी के को चूंकि एक मकसद ये था कि वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक जो चूंकि गैर सियासी एक निज़ाम चल निकला है, तो गैर सियासी निज़ाम और मखलूत हुकूमत का सिस्टम जो है वो आज़ाद कश्मीर में नाकाम हुआ। तो इसलिए हमने कहा कि अनवारुल हक साहब को हटाने की हद तक तो हम उनका साथ देंगे, लेकिन चूंकि एक तजुर्बा नाकाम हो चुका है तो बार बार मखलूत हुकूमत का तजुर्बा करना कोई अक्लमंदी नहीं है। इसलिए हमने कहा कि नहीं, हम आपके साथ नहीं, आपके पास हुकूमत होगी, आप जो चाहें अपनी पॉलिसी बनाए, हम अपोजिशन में रह के हम अपनी जो आवाम के बेहतरी में होगा उसमें हम अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। ये बड़ी सादी सी बात है। क्लेम ये है कि नंबर गेम्स पूरे हैं। जब नंबर गेम्स पूरे हैं तो अदम एतमाद लाने में ताखीर क्यों है? ये अदम एतमाद देखे ना, एक बात ये है कि अदम एतमाद हम नहीं ला रहे, हम ये तो पीपल्स पार्टी ला रही है। और ये पीपल्स पार्टी को शायद वो खुद अपनी पार्टी के अंदर उनके कोई मामलात हैं जिसकी वजह से वो इंतजार में है। तो जैसे ही वो लाएंगे तो हम अदम एतमाद में उनको सपोर्ट कर देंगे। और उनके अंदर कोई इशू है जो अब सुना है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कोई मीटिंग उनके पार्लिमानी पार्टी की बुलाई है। अब देखते हैं कि उसमें क्या फैसला करते हैं। ठीक है, शाह साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। आपने जब ज्वाइन किया इससे पहले एक्चुअली हम एक और अहम मामले पर बात कर रहे थे, अफगानिस्तान पाकिस्तान डायलॉग और तुर्की के किरदार के ऊपर। फैसल साहब ने एक दफ़ा फिर से हमें ज्वाइन कर लिया। वेलकम बैक फैसल साहब। आपसे राब्ता मुनक़ता हो गया था, उस वक्त मैं ये जानना चाह रही थी कि ये डिल्यूजन है, ये क्या है? बल्कि फैसल, यू हैड आस्क्ड अ क्वेश्चन, वुड यू लाइक टू कंटिन्यू विद दैट? आपने एक बात की थी कि ये घबराहट है कि ये ना अफगान तालिबान रजीम जो है घबराहट में कोई फैसला नहीं कर पा रहे। सर ये घबराहट है या फिर कन्फ्यूजन है बिकॉज दे आर नॉट प्रॉपर स्टेट्समैन, या फिर ये वो अश्योरिटीज़ हैं बेसिकली जो भारत ने उनको दी हुई हैं कि जी हम आपकी बैक पे हैं, आप जो मिसक्रेंट हरकतें करना चाह रहे हैं वो आप करते रहें? अच्छा फैसल, मैं पता नहीं पिछला मेरा जवाब आपने पूरा सुना कि नहीं सुना, जो मैं पनागुज़ीनों के बारे में बात कर रहा था। वो मैं ये कह रहा था कि देखें, उनसे ये सवाल पूछने की ज़रूरत है कि वो किस कैटेगरी के पनागुज़ीन में इनको डाल रहे हैं, जो कि ये कह रहे हैं कि जी ये तो पाकिस्तानी पनागुज़ीन हमारे पास है। पनागुज़ीन तो किसी कुदरती आफत या किसी इंसानी हाथों से जो आफत आई होती है, जंग होती है, कोई इन्वेजन होता है, कोई जलजला होता है, सैलाब होता है, उसमें पनागुज़ीन होते हैं जो कि हिजरत करते हैं और दूसरे मुल्क में जाके रहते हैं। तो ये पाकिस्तान में क्या ऐसा हुआ है, कोई जलजला, सैलाब, कोई जंग हुई हो, कोई किसी ने बाहर से पाकिस्तान में जारियत की हो जिसकी वजह से इनको यहाँ से जाना पड़ा हो, तो ये कोई पनागुज़ीन नहीं है। अगर ये अपना असलहा और अपनी कार्रवाइयों को छोड़ दें तो पाकिस्तान, अगर ये पाकिस्तानी है तो पाकिस्तान इनको ज़रूर आने देगा और अपनाएगा। लेकिन अगर ये अपनी कार्रवाइयाँ नहीं छोड़ना चाहते, अपना असलहा साथ रखना चाहते हैं और यहाँ आके कार्रवाइयाँ करना चाहते हैं हमारे खिलाफ और पाकिस्तान की स्टेट को नहीं मानते, तो ये कौन से पाकिस्तानी पनागुज़ीन हैं? तो ये उनसे सवाल एक होना चाहिए कि आप किस कैटेगरी के पनागुज़ीन इनको बना रहे हैं। ये किसी कैटेगरी में नहीं आते, ये दहशतगर्द हैं जो आपके मुल्क में हैं। ये एक चीज़ तो बिल्कुल हमें क्लियर होनी चाहिए। और जो 1 पॉइंट एजेंडा हमारा है कि जी आपकी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, ये लोग अगर आपके पास रह भी रहे हैं तो इनको आपने सरजमीन इस्तेमाल नहीं करने देनी अपनी हमारे खिलाफ। राइट। दूसरी बात, जी आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए, देन आई हैव अ क्वेश्चन टू आस्क। जो आपने कहा कि जी घबराहट है, कंफ्यूजन है, तो देखें ये तो हमारे वजीर दिफा ने भी कहा है कि इन्होंने अपनी डोरें दिल्ली के हाथ में दे दी हैं
और वहाँ से ये ताने बाने मिलाए जा रहे हैं, वहाँ से ये हिलाई जा रही हैं। जो डायलॉग हो रहा था उसमें भी जो इनकी टीम थी उसके बारे में ये गालिब इम्कान था कि इनके पास तो कोई डिसीजन मेकिंग की पावर ही नहीं थी। ये तो हर चीज काबुल से पूछ रहे थे और काबुल से बिल्कुल एक नई चीज सामने आ जाती थी जिसकी वजह से मुज़ाकरात फिर एक नए दौर पे शुरू हो जाते थे। और काबुल में कौन उनको डिक्टेट कर रहा है, कौन उनको बता रहा है, सपोर्ट कर रहा है, एडवाइस कर रहा है, ये भी इसके बारे में भी रिपोर्ट्स आ रही थी कि उसके भी ताने बाने जो हैं वो दिल्ली से मिल रहे थे। वहां पे इंडियन भारतीय इन्फ्लुएंस है, तो वो जाहिर बात है कि उनको डिक्टेट कर रहा था या उनको एडवाइस कर रहा था। भारत स्पॉइलर है इसमें और वो नहीं चाहता कि पाकिस्तान का जो अफगानिस्तान के साथ ताल्लुक है वो बेहतर हो और यहाँ पे स्टेबिलिटी है, क्योंकि उसको उसके हक में है कि पाकिस्तान को दो फ्रंट पे उलझाया जाए और इनकी जो स्ट्रेंथ है, जो पावर है, उसको डाइल्यूट किया But जाए। Faisal sir, we often say that there is no free lunch. You know, so Afghanistan obviously needs something from India. What is that something, and for how long they can depend on that something? I mean, किसी skirmish के लिए, किस चीज़ के लिए? Investment आप CPEC मंसूबे का भी हिस्सा बन सकते थे, आप बन सकते हैं। आप रशिया के साथ, चाइना के साथ, ब्रिक्स में भी आप probably कुछ input दे सकते हैं। I mean, like it's all about diplomacy, but why just India? देखिए, भारत ने वहाँ पे काफी हैवी इन्वेस्टमेंट की है और इन्वेस्टमेंट के वादे भी किए हैं। और एक मुल्क ये समझता है कि जी मुझे चाइना से भी पैसा मिल जाए, मुझे भारत से भी पैसा मिल जाए, मुझे अमेरिका से भी रेगुलर पैसा मिलता है, वो भी चलता रहे, मुझे यूरोप भी सपोर्ट करे, मुझे गल्फ के ममालिक भी सपोर्ट करें, तो पैसा आना तो किसी को बुरा नहीं लगता है। और जो भारत का पैसा आ रहा है उसके एवज अगर इन्होंने आंखें बंद की हुई हैं अपनी टीटीपी पे, तो इसमें इनका तो कोई नुकसान नहीं हो रहा है। टीटीपी इनको तो कुछ नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, तो इनको पाकिस्तान में अगर कुछ हो रहा है तो उससे इनको फर्क नहीं पड़ता है। हालांकि इनको ये ख्याल करना चाहिए कि इनकी हमारे ऊपर डिपेंडेंस है, ये एक लैंड लॉक कंट्री है और हमारे ऊपर ये ऑब्लिगेशन है अंडर यूएन कन्वेंशन कि हम इनको इनकी जो बाय सी ट्रेड है वो पहुंचाएं। इसीलिए अफगान ट्रांजिट ट्रेड पाकिस्तान से जाती है, वो ईरान से भी जाती है। लेकिन इनको ये शायद समझ नहीं है कि जो इनकी कैलकुलेशन है उसमें ये समझते हैं कि वो ट्रेड शायद इतनी इनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि इंडिया की इन्वेस्टमेंट इनके अगर इम्पोर्टेंट है। और फैसल उसके साहब इसको नटशेल में बंद करें तो इनमें वो सियासी समझबूझ नहीं है, इनमें वो जंगजुओं वाली ही फितरत अभी तक है, बल्कि मैं तो कह लूँ मर्सनरीज हैं, रेंटेड आउट मर्सनरीज हैं। और इनको भारत जो है वो इनका रेंट देता रहे ये कार्रवाइयाँ करने की और वो उस पर चलते रहे, इससे आगे बढ़ने के लिए ये तैयार नहीं है। देखिए, मैं थोड़ा सा जो है ना इसमें अब मैं ये नहीं कहना चाहूँगा इस तरह से बरमला जैसे आपने कहा है, क्योंकि वो फिर भी एक हुकूमत है और वो लोग हैं जो कि इस वक्त हुकूमत में हैं काबुल में, और काबुल से ही हमने बातचीत करनी है। तो वो अगर अपने लोगों के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं और लोग उनसे सहमत हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि हम ऐसी बात करें जिससे अफगान जो लोग हैं वो हर्ट हो। तो मेरा ख्याल है कि जो ये जैसे भी हैं, जो भी हैं, अब काफ़ी सालों से ये हुकूमत में है, इन्होंने कुछ ना कुछ ज़रूर सीख लिया होगा। तो इतने भी कोई बच्चे नहीं हैं या इतने भी कोई नाबालिग नहीं है कि ये इन चीज़ों को ना समझ सकें अपने अच्छे बुरे को। बट मजबूरियां हैं इनकी। मजबूरियों में से एक मजबूरी ये भी है कि सारे अफगानिस्तान पे इनका कंट्रोल नहीं है, और मजबूरियों में से एक मजबूरी ये भी है कि इनको पैसा चाहिए और वो जहाँ से भी जैसे भी मिल रहा है वो ये ले रहे हैं। और मजबूरी ये भी है कि उस पैसे के एवज इन्होंने भी कुछ देना है, तो जो कुछ ये दे सकते हैं वो ये दे रहे हैं। लेकिन फिर what is the future of Afghanistan? What Afghanistan being our border country, what is its future? I mean, like क्या आइंदा 5 साल में, 6 साल में you think कि ये जो ग्रुप्स हैं ये एक हो सकते हैं, सॉर्ट आउट कर सकते हैं, डायलॉग कर सकते हैं, इलेक्शन की तरफ जा सकते हैं, डेमोक्रेसी की बात कर सकते हैं? देखिए, अफगानिस्तान को ये समझने की ज़रूरत है कि उसने दुनिया में कैसे रहना है और दुनिया से फ़वाइद कैसे उठाने। ये जो एड मिल रही है, ग्रांट मिल रही है, इन्वेस्टमेंट आ रही है, ये शायद उस इन्वेस्टमेंट और उस खुशहाली का एक 1/10 होगा जो कि अफगानिस्तान अगर दुनिया के उसूलों के हिसाब से चले तो उसको मिल सकता है। फॉर इंस्टेंस, अफगानिस्तान एक बहुत बड़ा लिंक है सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया के बीच में।
तो अगर ये इस लिंक को एक्सप्लॉइट करना चाहें, अपने अंदर स्टेबिलिटी लाएं, अपने आप को दुनिया से मनवाएं, दुनिया के उसूलों के साथ हम आहंग हों और दुनिया इनको तस्लीम करे, और उसके बाद यहाँ पे स्टेबिलिटी आए और सेंट्रल एशिया से चीज़ें साउथ एशिया और फिर पाकिस्तान के थ्रू ये समंदर के रास्ते पूरी दुनिया में जाएं, तो अफगानिस्तान एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंडुइट है इस इलाके में, जिससे वो बहुत कुछ कमा सकते हैं। तो उनको ये देखना चाहिए कि हमारा फ्यूचर क्या है, क्या हमने इसी तरह रहना है, लोगों से पैसे लेते रहना है और उससे अपना मुल्क चलाना है, या हमने कोई सीरियस इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना है, सीरियस रेवेन्यू की तरफ जाना है और अपने आप को अपने पाँव पे खड़ा करना है। ये फैसला उन्हें करना चाहिए और फैसला करने का वक्त आ चुका है। बहुत शुक्रिया एडमिरल रिटायर्ड फैसल शाह साहब जो हैविंग यू ऑन द शो। अच्छा सादिया, क्विकली मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट the parallel topic that we were running around, we have to excuse शाह साहब, उनको वेट भी करना पड़ गया बहुत ज़्यादा। शाह साहब, आई हैव दिस क्वेश्चन माई माइंड कि नून लीग की जब हम बात करते हैं इस तरह से मुतहर्रिक नहीं है जैसे माजी में हमें वो दिखाई देती थी, ख़ास तौर पर कश्मीर के, आज़ाद कश्मीर के हम पैराए में जब आप बात करते हैं, तो क्या आप हमें बता सकते हैं, क्या आप भी ये लीनियंसी में भी मुझे कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए महसूस करें, और क्या इसके पीछे कोई ख़ास वजह है? ये मैंने गुजारिश ये ना कि हम चूंकि अदम एतमाद हमने तो लड़ना नहीं है, तो ना हमने हुकूमत साजी करनी है, तो इसलिए हमारी कोई बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करने की ज़रूरत नहीं है ना। हम अगर हुकूमत साजी में इंटरेस्टेड होते तो फिर तो हम एक्टिविटी करते हैं, लेकिन चूंकि हमारे पास सिर्फ 9 अराकीन, तो 9 अराकीन से हम हुकूमत साजी नहीं कर सकते और ना हम करना चाहते हैं। हमारा इंटरेस्ट है कि आज़ाद कश्मीर में अब जल्द अज जल्द जो है इलेक्शन हो और गैर जानिबदार और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रुर हो। हम इलेक्शन की तैयारी में जाना चाहते हैं, हम हुकूमत साजी में कोई दिलचस्पी नहीं रखते। शाह साहब, अदम एतमाद लाने में साथ देना, विफाक में पीपल्स पार्टी आपकी इत्तेहादी, इस तरह तो आप अपोजिशन जो है एज ए रोल अपोजिशन की कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी और आप फ्रेंडली अपोजिशन करने पर मजबूर होंगे। नुकसान तो फिर एब्सोल्युटली कश्मीर के अवाम का ही होगा। नहीं, मेरा ख्याल है आज़ाद कश्मीर का माहौल और है, अच्छा, और पाकिस्तान के वफाकी हुकूमत का माहौल और है, अच्छा। तो इसलिए मैं नहीं समझता हूँ कि इसका कोई इफेक्ट पड़ेगा। आज़ाद कश्मीर जो है वो उसके अपने मामलात होते हैं। आज़ाद कश्मीर में एक पाकिस्तान गुरेज रुझानात पैदा हुए हैं जो नहीं होने चाहिए थे, और ये चूंकि एक मखलूत हुकूमत बनी थी जिसकी वजह से ये सारा हुआ था, तो हम नहीं चाहते कि जी ये इस तरह के माहौल जो बरकरार रहे। हम अपना रोल अदा करें और पीपल्स पार्टी अपना रोल अदा करे, फिर देख लेंगे, आप देखेंगे फिर नतीजा इंशाल्लाह बेहतर निकलेगा, और आवाम के मुतालबात, आवाम के हुकूक की जान और आवाम को सहूलियात पहुँचाना, ये सारी चीज़ें, हुकूमत और अपोजिशन एक गाड़ी के 2 पहिए हैं, तो सब अपना किरदार अदा करें तो गाड़ी ठीक चलती रहती है। ठीक, शाह साहब, फैसल जिस तनाजुर में बात कर रहे हैं वो एक्चुअली ये है कि ये जो टेन्योर है इसमें 4 वज़ीर आज़म तब्दील हो चुके हैं। ऑब्वियसली एक ट्रस्ट डेफिसिट तो आवाम की तरफ से आता ही है ना, और फिर 5वां वज़ीर आज़म कश्मीर के आवाम की क्या महरूमियाँ ख़त्म कर पाएगा या नहीं, आई एम श्योर ये एक आम बंदे के जहन में आती है बात। नहीं, 4 नहीं हुए, 3 हुए, तो 3 में से 2 तो पीटीआई की हुकूमत बनी थी, उन्होंने खुद ही कर ली, इसमें हमारा कोई रोल नहीं था। ये पहला वज़ीर आज़म होगा जिसको हम हटाने जा रहे हैं, और वो भी पीपल्स पार्टी जा रही है, मुस्लिम लीग नहीं जा रही। मुस्लिम लीग उनको सपोर्ट, आप उनका साथ दे रहे हैं। अच्छा, अब ऐसे तो इलेक्शन है ही ना अब कुछ ही माह में, तो अदम एतमाद लाने से क्या हासिल हो जाएगा, हमें क्या मकसूद है इससे? नहीं, मैंने आपसे गुजारिश की ना कि एक तजुर्बा नाकाम हो गया, ओके। एक जब तजुर्बा नाकाम हो जाए तो उस नाकामी पे इसरार नहीं करना चाहिए, उस पर खड़े नहीं होना चाहिए, बल्कि उसको, उस नाकामी को तस्लीम करके बेहतरी के रास्ते पे चलना चाहिए। तो बेहतरी पे जाने के लिए एक ही रास्ता था कि या वज़ीर आज़म साहब खुद इस्तीफा दे देते, या तो बड़ी पार्टी है जिसके पास तादाद ज्यादा है असेंबली में मेंबरान की, वो हुकूमत साजी की कोशिश करे। तो पीपल्स पार्टी के पास हुकूमत तादाद ज्यादा है, 17 अरकान है, अभी उनके साथ 10 और शामिल हो गए हैं, तो उनके पास 27 हो गए, तो उनको हुकूमत साजी का हक है और वो हुकूमत साजी करें और लोगों को जो सहूलियात देनी है वो दें, ताकि इलेक्शन का माहौल भी बन जाए
और लोगों को जो महरूमी है कि जो अपोजिशन नहीं है और हुकूमत नहीं है, तो वो उस तरह का माहौल जो है ना, गैर गैर सियासी हुकूमत जो है वो आज़ाद कश्मीर में कभी भी कामयाब नहीं थी, पहले भी नहीं थी, ये भी कामयाब इसलिए नहीं हो सकती। ठीक है, आप खासे पुरुमीद नजर आते हैं शाह साहब। आई हैव दिस वन क्वेश्चन, और वो ये है कि कौन से ऐसे बुनियादी मसाइल हैं जो आपको लगता है फौरी तौर पर हल तलब है? देखिए ना, मसाइल तो बहुत है, दुनिया में मसाइल की कमी नहीं होती, लेकिन एक तो माहौल होता है जिस माहौल में उनको आज़ादी के साथ बात करने की इजाज़त हो, चलने फिरने की इजाज़त हो, और अपने छोटे छोटे मसाइल, फर्ज करें तकर्रुरी तबादले पिछले कि जो आज़ाद कश्मीर में कोई बड़ी इंडस्ट्री तो है नहीं है, वहाँ पे सरकारी मुलाजमत ही है, और सरकारी मुलाजमत तो तब आएगी कि जब हुकूमत में फेयर ट्रांसपेरेंट पॉलिसी आएगी। आज आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट ने एक जो हमारे मुस्लिम लीग के दौर हुकूमत में एक हमने कानून बनाया था जिसमें ये था कि 7वें ग्रेड से लेके 15 ग्रेड तक जो है वो भी NTS के जरिए थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन के जरिए भर्ती किया जाएगा। PTI की हुकूमत जब आई उन्होंने उस कानून को उड़ा दिया था। अच्छा। हमने चैलेंज किया था, तो आज आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट ने हमारी उस पिटीशन को एक्सेप्ट किया और उसको बहाल कर दिया। तो आप लोगों को इत्मीनान होगा कि जी ठीक है, आज कोई सिफारिश और पैसों के बगैर, रिश्वत के बगैर जो है कोई भर्ती हो सकते हैं। तो इस तरह के इश्यूज हैं जो हल तलब हैं, जो हल होने चाहिए। अच्छा, चलिए, जिस वक्त ये मामलात होंगे और जब माहौल गर्म हो जाएगा इंतखाबात का, तो मुतहर्रिक होगी फिर नून लीग, उस वक्त फिर क्या मैनिफेस्टो होगा, क्या नारा होगा, क्या नारा बुलंद करेंगी जो गलतियां इस बार हुई कि वो ना दोहराई जाएं? देखिए ना, हमारा तो नारा बिल्कुल, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, मुस्लिम लीग का ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि मुस्लिम लीग जो है वो तामीर और तरक्की का निशान है। आज़ाद कश्मीर की तामीर और तरक्की में आज पूरे आज़ाद कश्मीर में एक ज़िले से दूसरे ज़िले तक जो है बड़ी खूबसूरत सड़कें बनी हुई हैं, बड़ी अच्छी सड़कें बनी हुई, ये हमारे दौर की बनी हुई हैं। हमने यूनिवर्सिटीज़ बनाई, हमने मेडिकल कॉलेजेस को रेगुलराइज किया। तो इस तरह के जो काम है, हमने बिजली जो है वो घर घर पहुंचाई, कुछ 10-20% एरिया रह गया, बाकी सारा। तो ये चीज़ें जो है हमने की है, तो यही हमारा ट्रैक रिकॉर्ड जो है, ये हमारा जो है बड़ा नारा है कि तामीर और तरक्की चाहिए तो मुस्लिम लीग नून चाहिए। ठीक है शाह साहब, मुझे बताइएगा कि आपको क्या लगता है, क्या असेस किया आपने अनवार हक साहब के परफॉर्मेंस के बारे में, क्या गलतियां थी उनकी? जी डेफिनेटली एक वो गुज़श्ता 2 साल से जो है वो इस मामले को अच्छी तरह टैकल नहीं कर सके। ये हुकूमत पाकिस्तान का काम ही नहीं था जो हुकूमत पाकिस्तान को करना पड़ा। ये काम था आज़ाद कश्मीर की हुकूमत का। आज़ाद कश्मीर की हुकूमत जो है वो उसमें नाकाम रही, जिसकी वो भी एक सबब है, वन ऑफ द रीजंस जो है वो भी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाह गुलाम कादिर साहब आप लिए। और अब देखना यह है कि ये जो मामलात चल रहे हैं क्या वाकई इत्तेहाद होगा, इत्तेहाद होने के बाद अदम एतमाद होगा और उसके बाद फ्रेंडली अपोजिशन होगी, या फिर मामलात कुछ और होंगे। इसी के साथ एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे तो हमारा फेवरेट सब्जेक्ट एंड दैट इज मरतबा फिर आपको कहें कि खुशामदीद ख़ातीन हज़रात। आज फिर वो कौन सा गाना है, आज फिर जीने की तमन्ना, आज फिर मरने का इरादा है, क्योंकि आज फिर पाकिस्तान का T20 है दूसरा। देखें ये सेट बैठा नहीं बैठा है, वेरी नाइस है ना। आज फिर जीने की तमन्ना, आज फिर मरने का इरादा है। पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस की ये सिचुएशन तो रहती है, क्यों? क्योंकि होम ग्राउंड पे हम पहला T20 हार चुके हैं अगेंस्ट जेड टीम ऑफ साउथ अफ्रीका। और मुझे ये कह लेने दीजिए कि ये जेड टीम ही है सादिया। अब मैं बहुत हार शाऊंगा, कह लेने दीजिए क्या, आप कह लीजिए, हम देख रहे जो हो रहा है। अब मैं बहुत हमें बेइज्जत ना करें मजीद, हमें पता है जो बात है वो है। सिटिंग बाय योर साइड, यू कीप टेलिंग हर डोंट होप फ्रॉम दिस टीम, स्टॉप इट फैसल। मैं स्टॉप कर जाता हूँ, टीम को भी बोले स्टॉप कर जाए, फिर हारना। बाय द वे अब एक नई बहस छिड़ी हुई है सादिया, और वो नई बहस ये है कि जो पाकिस्तान के खिलाफ बिग विग्स हैं, जिनमें अब साउथ अफ्रीका तो भी है ही, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडिया, इंग्लैंड, इवन इसमें श्रीलंका को भी मिला लें आप, इन तमाम ममालिक से आखिरी 5 T20s अगर देख लें, पाकिस्तान का बहुत बुरा असर है बॉस।
पाकिस्तान का बहुत बुरा शहर है। And from the number 1 team on T20s list to this level. To this level एक वक्त था We कि जब हम traveled बैक टू very बैक fast. 11 सीरीज जीते, हम T20 के फाइनल में पहुंचे, और उसके बाद सब सिचुएशन ये है कि ऑस्ट्रेलिया से पिछले 5 T20 हम हारे लेकिन हुए फैसल, हैं, मुझे एक साउथ point है अफ्रीका से इसमें। पिछले 3 T20 हम हारे हुए हैं, इंग्लैंड से पिछले 4 T20 हारे हुए हैं, इंडिया से हम पिछले 3 T20 हारे हुए हैं, न्यूजीलैंड से पिछले हम 4 T20 हारे हुए हैं, श्रीलंका से अभी हम जीते हैं, उससे पहले 4 T20 उससे हारे हुए हैं, और उसके बाद हम कहते हैं कि सर अभी हम सीख रहे हैं। सादिया, होल्ड ऑन टू योर क्वेश्चन, और वो आप कीजिएगा। हमारे साथ मौजूद है साबिक टेस्ट क्रिकेटर और साबिक चीफ सेलेक्टर इकबाल कासिम साहब। इकबाल साहब, अस्सलाम वालेकुम, और सबसे पहले शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इट्स अ प्लेजर टू हैव यू ऑन आवर शो सर। तो सर, आज के लिए कुछ उम्मीदें हैं आपकी दूसरे T20 के लिए? क्या तब्दीली देख रहे हैं? पहले तो ये बताइए, फिर दीगर बातें करते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि तब्दीली जो है ना ये बार बार करने से ही प्रॉब्लम आ रही है, जिससे मैंने आपको बड़े अच्छे तरीके सुने, मगर अनफॉर्चुनेटली हम बहुत जल्दी में सिर्फ जीत के लिए ही कोशिश कर रहे हैं, सेटल नहीं होने दे रहे टीम को। कभी कप्तानी का मसला रहता है, कभी प्लेयरों का मसला रहता है, कभी प्लेयर चेंज कर देते हैं, कभी कोई प्लेयर ऐसा होता है जिसको बाहर निकाल दिया, फिर उसको ले आते हैं बगैर बताए हुए, बगैर बोले हुए, बगैर टेस्ट किए हुए। तो वो जो ये अनसर्टेनिटी चल रही है हमारे मैनेजमेंट साइड से, वो प्लेयरों को नुकसान दे रही है। मैं अपने जाती ख्याल से, लेकिन ये प्लेयर ऐसे हैं कि कोई बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं है। ये तो अभी 2-2, 4-4, 6-6 मैचेस का उनका है। कुछ लोग हैं जो उनमें है, कुछ सीनियर है, वो ही उन्हीं पे ज़्यादा हमारा डिपेंड है। नए लड़कों की जो तैयारी हो रही चाहिए वो तो हमने की नहीं है। अब मसला ये है कि बैटिंग ऑर्डर में भी प्रॉब्लम है, बॉलिंग में आप रोज तब्दीली करते हैं। वो मुकीम लड़का है, वो सुफियान मुकीम, वो आपका अच्छा एक फाइंड था, उसको आप ड्रॉप कर देते हैं, कभी खिलाते ही नहीं है। तो ये बहुत सारे इश्यूज हैं जो ये मैनेजमेंट साइड के इश्यूज है। मेरे ख्याल है प्लेयरों को अगर थोड़ा सेटल होने दें तो ये प्लेयरों में पोटेंशियल तो नजर आ रहा है कि है। वो कभी 1-2 मैच में करते हैं, 2 में नहीं करते, लेकिन जैसे जैसे ये खिलाते जाएंगे आप उसको कंसिस्टेंसी आती जाएगी और अच्छा रिजल्ट आएगा। अभी फैसल ने थोड़ी देर पहले मिसाल दी कि हमने कंसिस्टेंटली 11 सीरीज जीती एंड वी वर सो गुड, फिर क्या हुआ, हम हारते चले गए। बट मैं फैसल को भी याद कराना चाह रही थी कि उस वक्त हमारा एक सेट कॉम्बिनेशन था जिसके बारे में ये बात की गई बाद में कि जी ये तो टोला है, ये तो ग्रुप है, ये किसी और को आने नहीं देते, विच मे बी और मे बी नॉट, मुझे नहीं पता उसके पीछे फैक्ट क्या है। व्हाट आई नो इज़ कि वो टीम मैचेस जीत रही थी, वो टीम सीरीज जीत रही थी। उस टीम के होते हुए बाबर आजम की परफॉर्मेंस भी आ रही थी, और उसके बाद सब कुछ हिल गया। उसके बाद चेयरमैन भी तब्दील हो गए, नीचे मैनेजमेंट के लोग भी तब्दील हो गए, कोचेस भी तब्दील हो गए, सो मच सो के प्लेयर्स भी चेंज हो गए। बात आपकी दुरुस्त है। आपकी बात में बिल्कुल एग्री करता हूँ कि उस वक्त वो टीम सेटल हो रही थी और टीम विन कर रही थी। अननेसेसरी 1-2 इनिंग में या 1-2 मैचेस या 1-2 सीरीज में ना खेलने से आप लोग मतलब क्रिटिसिज्म ज़्यादा हो गया, पब्लिक ने बहुत ज़्यादा किया और बोर्ड भी पैनिक हो जाता है फौरन। 1-2 खबर लगती है और उसके बाद वो भागते हैं, कोई कप्तान चेंज कर देते हैं, कभी कुछ करते हैं। होना ये चाहिए था कि एक मैनेजमेंट पूरी अच्छी तरीके से इसको हैंडल करती, और वो जो खिलाड़ी खेल रहे थे, अगर वो फर्क के लिए वहाँ कोई ग्रुप बंदी हो रही थी या वो मनमानी कर रहे थे, तो उनके साथ बैठ के बातचीत करके उनको समझाना चाहिए था कि भाई पाकिस्तान फर्स्ट, बाकी सारी बातें बाद में। टीम की बेहतरी के लिए कोई तब्दीली चाहते हो हम कर देंगे, नहीं चाहते हो तो आराम से खेलते रहो, और हम जैसे आप चल रहे हो अच्छी तरह चलाओ, और जो डिजर्व करते हैं उनको खिलाओ, और उसके ऊपर नजर होनी चाहिए। कोच का क्या काम है, यही काम होता है ना, मैनेजर का क्या काम होता है, मैनेजमेंट यही करनी होती है। बोर्ड के जितने करता लोग हैं उनका बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है कि एक तसलसल कायम रहे टीम के अंदर, तो अफरा तफरी ना हो, डिसिप्लिन कायम हो, हर आदमी अपना जॉब करे, इवैल्यूएशन होती रहे, अकाउंटेबिलिटी होती रहे, मगर वो सारी चीजें जो है ना बाला ताक रख दी जाती हैं। और एक खबर आई नहीं और 2 कमेंट्स आए नहीं, किसी क्रिकेटर पुराने क्रिकेटर ने अपना फोकस निकाल दिया है, किसी ने कुछ निकाल दिया, बस प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और ये सर मीडिया इतना फास्ट है कि आपको पता है किसी को भी सांस लेने की हिम्मत नहीं होती। ये बहुत बड़ा हालांकि बोर्ड को चाहिए कि वो इस चीज से कतई नजर अपना काम करें। बिल्कुल सर, क्योंकि यू हैव दैट आई, और आप एक अरसे तक जो है लड़कों को पिक करते रहे, सेलेक्ट करते रहे टीम के लिए, इसलिए मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, बाबर के साथ जो इस वक्त हो रहा है,
एक तो बाबर खुद अपने साथ क्या कर रहे हैं और जो उनको बनाने की कोशिश की जा रही है, जो लास्ट ओडीआई में उनका डिसमिसल था, मेरा नहीं ख्याल कि बाबर कभी भी अपनी ज़िंदगी में इस तरह आउट हुए होंगे। जी, जो जिस तरह बाबर अनकैरेक्टरिस्टिक आउट हुए हैं। तो एक प्लेयर जो वी में खेलता है उसको हमने स्ट्राइक रेट के चक्कर में शाहिद अफरीदी बनाने की कोशिश की और अब उसको भी हम बर्बाद कर रहे हैं। व्हाट आर वी डूइंग विद बाबर? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं आपसे मुत्तफिक हूँ, 100% मुत्तफिक हूँ। मैंने पहले भी कहा था, मैं कहता चला रहा हूँ पिछले 1 साल से कि खुदा के वास्ते उसका पीछा छोड़ो, उसको लेट हिम प्ले हिज ओन गेम, जैसे खेलना है उसको खेलने। तो एक आदमी स्टार बन के निकल रहा था, आपने उसकी टांगे वांगे खींच के उसका बेड़ा गर्क कर दिया है, उसका कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका है। अब उसको वापस, बाबर को भी तो एक तो हमारे क्रिकेटर भी तो ऐसे ना छोड़ने को तैयार नहीं। अब रेस्ट कर लो, चले जाओ फर्स्ट क्लास क्रिकेट में खेलो, रन के अंबार लगाओ, दोबारा आओ, वापस कॉन्फिडेंस अपना गेन करो और खेलो। अब कभी वो T20 पकड़े हुए, क्यों T20 के पीछे पड़ गए? रेस्ट कर ले, अगर रन नहीं बन रहे तो आराम करें और जाके फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अपना काम करे और कॉन्फिडेंस गेन करे। ये हम लोग ने सब ने मिलकर उसको बिल्कुल किसी बना दिया। वो बेचारा जाता है डर के मारे। अब वो अनलाइक, आपने बिल्कुल सही कहा, गेंद किधर थी, बॉल किधर थी, बैट किधर था और गेंद कैच किधर हुआ, ये जाहिर करता है कि उसका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल खत्म हो चुका है। ठीक है, बहुत शुक्रिया इकबाल साहब। इट वाज वंडरफुल टू हैव यू ऑन द शो एंड टू वेलकम यू इन फ्यूचर एज वेल। जनाब, इसी मामले पर जरा मजीद भी बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान टीम की अंदर खाने मामलात क्या चल रहे हैं। हु अदर देन नसीम राजपूत, द क्रिकेट जर्नलिस्ट एंड एनालिस्ट, हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम राजपूत भाई, मुझे ये बताएं, फ्रॉम देयर जब से आपने शुरू किया है क्रिकेट और यहाँ पर आज आप खड़े हैं, पहला मैच तो जैसे तैसे हार गए हम, दूसरे T20 में हमने कोई तब्दीली देखनी है या मैं और फैसल बैठ जाए विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन? जी बिल्कुल। वालेकुम सलाम फैसल भाई, आपको आपकी को होस्ट और सब लोगों को, जो लोग भी हमें सुन रहे हैं, उन सबको बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। अल्लाह करे कि मॉर्निंग हमने गुड मॉर्निंग कहा है तो आज दिन भी पाकिस्तान क्रिकेट का अच्छा हो। इस वजह से कि फैसल भाई, जिस तरीके की परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं अपनी टीम की, चाहे आप एशिया कप उठा के देख लें, हर कोई बात करता हुआ दिखाई दे रहा है कि भाई इस कप्तान की जगह नहीं बनती। देखिए, जिस टीम में कप्तान की जगह नहीं बनती हो, अगर कोई तब्दीली होनी चाहिए तो मेरे ख्याल है सबसे पहले इस फॉर्मेट के अंदर सलमान आगा की तब्दीली होनी चाहिए। सलमान आगा इज अ वेरी गुड प्लेयर फॉर टेस्ट क्रिकेट, गुड प्लेयर फॉर ओडीआई क्रिकेट, बट नॉट गुड प्लेयर फॉर T20 क्रिकेट। हमें आज तक यही समझ नहीं आया हमारा कौन सा प्लेयर किस फॉर्मेट का है। पहले हम बाबर आजम और रिजवान से ओपनिंग करा करा के अपनी क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर चुके हैं। अब वो दोनों ओपनर नहीं थे, वो दोनों की जगह टीम में बनती थी, एक 3 नंबर पे एक नीचे आके खेले। लेकिन हमने जेन्युइन ओपनर्स को जिस तरीके से तबाह किया था, वो सूरत हाल हम सब देख चुके हैं, उसको बार बार तस्करा क्या करना है। आज भी वही सूरत हाल दिखाई देती है। फखर अगर खेलेंगे तो वो 3 नंबर पे खेलेंगे, हालांकि फखर जेन्युइन ओपनर है, आपको उन्हें ओपन कराना चाहिए। कोई तब्दीली अगर हो तो मैं समझता हूँ कि एक तो हसन नवाज का कॉन्फिडेंस बहुत शैटर्ड कर गया। एक तो हमारे प्लेयर्स ऑलरेडी डेवलप नहीं हो पा रहे, आते हैं अच्छा परफॉर्म करते हैं, उसके बाद ऐसा क्या कुछ है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ड्रेसिंग रूम में कि वो सेटल नहीं होने देता हमारे यंग प्लेयर्स को। वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस के बाद आता है, लेकिन उसके बाद फिर वो परफॉर्म नहीं कर पाता। ये चीज मेरे ख्याल है कि मोहसिन नकवी साहब और उनके थिंक टैंक को देखना चाहिए। लेकिन सो कॉल्ड थिंक टैंक जो है मोहसिन नकवी साहब का, वही तो इन तमाम खराबियों का जिम्मेदार है। चाहे आप सिलेक्शन कमेटी उठा के देख लें, चाहे आप सपोर्टिंग स्टाफ, कोचिंग स्टाफ टीम का उठा के देख लें, या कप्तान उठा के देख लें T20 के अंदर जिसको आपने क़यादत दी हुई है। अगर वो तमाम के तमाम आपको ऐसा लग रहा हो कि एक पेज पर दिखाई दे रहे हैं और यस बॉस वाली कैफियत है, क्या करना है क्या नहीं करना, फिर बादशाहों वाला निज़ाम है, जिसको चाहो खिला दो। आसिफ अफरीदी को आपने लास्ट टेस्ट मैच साउथ अफ्रीका के खिलाफ खिला दिया, उन्होंने 6 आउट भी किए, इससे इनकार नहीं है, लेकिन पहला हक तो अबरार का बनता था। अच्छा, अगर तीसरा स्पिनर किसी ने खेलना है, क्योंकि अबरार की टेस्ट क्रिकेट में जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत बड़ा है। ये तो हमने आसिफ अफरीदी को चैलेंज करना चाह रहा हूँ, मैं इस पे एक और सवाल करना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान की टीम जब आती T20 में, पहले नंबर से लेके 37वें नंबर तक अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हमारे पास ओपनर्स ही ओपनर्स हैं। बाबर, फ़खर जमान, साहबजादा फरहान, साइम अयूब, उस्मान खान, तो क्या अभी डोमेस्टिक में कोई अच्छा मिडिल ऑर्डर हमारा प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, या इशू क्या है? यार असल में क्या कि T20 फॉर्मेट ऐसा होता है कि जिसके अंदर आप अगर टॉप ऑर्डर पे बैटिंग करेंगे तो सर्कल में फील्ड मिलती है और उसके बाद आप रन स्कोर करना
शुरू हो जाते हैं। तो हमारे यहाँ पे मोस्टली क्रिकेटर्स ने ओपनर बनना गवारा किया कि भाई हम तो ओपनर ही बन जाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा बॉल्स खेलने को मिलेंगे, और यही वजह थी कि आपके मिडिल ऑर्डर जो है वो शफल होना शुरू हो गई, सुकड़ना शुरू हो गई। हमारे पास ओपनर्स ही फिर होते थे, भाई फखर को नीचे लेके चले जाओ, हसन नवाज को नीचे लेके चले जाओ, उस्मान खान को नीचे लेके चले जाओ, क्योंकि आपने सो कॉल्ड प्लेयर साइम अयूब को तो आपने ऊपर खिलाना ही खिलाना है, चाहे वो दुनिया में कितनी भी जो है वो नाकाम हो जाए, दुनिया भर में जाके नाकाम हो जाए, लेकिन उसके बावजूद हमारा फैसला है कि उसमें बहुत टैलेंट है। नसीम भाई, इनसाइड न्यूज़ क्या है? क्या मैं कोई चेंज एक्सपेक्ट करूं आज टीम में? देखिए, मैं समझता हूं कि अगर आपने एक चेंज करना है तो उसमें नसीम शाह बहुत एक्सपेंसिव रहे थे, दोबारा नसीम शाह को ना खिलाएं। आप खिलाएं तो वसीम जूनियर को जरूर मौका दें। आपने वसीम जूनियर को बिल्कुल मौका नहीं दिया और उन्हें मौका मिलना चाहिए। आपने सुफियान मुकीम को बिला वजह बाहर कर दिया। सुफियान मुकीम, आप स्पिनिंग कंडीशन का फायदा उठाते अबरार और सुफियान के साथ जाके आप अटैक करते, वो ज्यादा बेहतर होता। फहीम अशरफ को आपने किस लिए यहाँ की कंडीशन में शामिल किया हुआ, जब वो बॉलिंग भी नहीं कर पा रहे हैं, बैटिंग में भी उनसे रन नहीं हो रहे हैं, लेकिन वो खड़े हुए दिखाई देते हैं टीम के अंदर, हर दफा वो मौजूद होते हैं। तो मेरे ख्याल है आप फहीम अशरफ की जगह भी खिला सकते हैं वसीम जूनियर को। जितने रन फहीम अशरफ बना के दे रहे हैं, इतने रन तो आपको वसीम जूनियर भी बना के दे देंगे, लेकिन फहीम अशरफ से कहीं ज्यादा इफेक्टिव बॉलर होंगे वो पाकिस्तान के लिए। और मेरा ख्याल है कि वसीम जूनियर की चेंज जरूर होनी चाहिए। वसीम जूनियर इन प्लेस ऑफ नसीम जूनियर और फहीम अशरफ, किसी की भी जगह उनको टीम में मौका मिलना चाहिए। बैटिंग की जहाँ तक बात है तो हमारे पास कौन से कोई जेफ बायकॉट बाहर बैठे हुए, ये सर डॉन ब्रैडमैन बैठे हुए, हमें इन्हीं के साथ ही जाना पड़ेगा, इन्हीं पे रिलाई करना पड़ेगा। देखें ना, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि जब सलमान आगा की जगह नहीं बनती तो फिर वो रिस्पेक्ट अर्न नहीं करते टीम के अंदर, खिलाड़ी उस तरीके से रिस्पेक्ट नहीं करते, क्योंकि आप जब उनके जहन में लोगों के ये हो कि 110, 120, 110 के स्ट्राइक रेट से खेलने वाला हमारा कप्तान है, और जो अच्छे भले मैच को जाने के बाद ठक्का लगा के जो है वो अच्छे रन चल रहे होते हैं तो वो जाके स्लो कर देता है, मुश्किलात में ले आता है टीम को बजाय मुश्किलात से निकालने के, और आपका वही कप्तान है। एक ही चेंज देखी मैंने उसमें, वो ये थी कि वो बबल नहीं खा रहा था, बाकी तो सारी चीजें वैसी ही थी सलमान आगा की जैसी हम एशिया कप में देखते आ रहे थे। तो जहाँ शाहीन शाह अफरीदी को आपने टास्क दिया है ओडीआई में कैप्टनशिप का, मेरे ख्याल T20 में भी दे दें, होने वाला, क्योंकि वो आपकी एक परमानेंट चॉइस जरूर है टीम में। शाहीन तीनों फॉर्मेट का प्लेयर है। शाहीन, मेरे ख्याल है बाबर और शाहीन की फैन फॉलोइंग भी इस मुल्क में ज्यादा है। पहले आपने ज्यादती की थी शाहीन के साथ, जब एक सीरीज के लिए उन्हें कप्तान बनाया था और उसके बाद हटा दिया था। मेरे ख्याल है कि शाहीन को कप्तान लगाएं। और तब्दीली की जहाँ तक बात कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि एक चेंज होना चाहिए। फिलहाल बैटिंग ऑर्डर को तो ना छेड़ें, लेकिन एक चेंज होना चाहिए, वो चाहे फहीम अशरफ की जगह करें या नसीम शाह की जगह करें, वसीम जूनियर को टीम में होना चाहिए। नसीम भाई, एक चीज़ ये लगे हाथों, अब विमेन वर्ल्ड कप की भी जरा बात हो जाए। क्या कमाल मैच हुआ है, मजबूत तरीन दावेदार ऑस्ट्रेलिया को हराकर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। जमीमा रॉड्रिग्स की जो कल इनिंग्स थी ना, ओह माय गॉड, कमाल। अच्छा, उसको मैं चाह रहा हूँ कंपेयर करना मुझे नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हमारी जो वुमेन टीम है उसकी जो लाचारी है, मेंस टीम में तो हम बहुत पीछे थे ही, वुमेन्स में भी अब दूर दूर तक नसीम भाई कोई मुकाबला नहीं है हमारा। देखिए, वुमेन्स में तो हमारा पहले भी कोई मुकाबला नहीं था। अगर आप सच्चाई से देखें तो वुमेन्स के अंदर हम कोई शाज़ो नादर एक मैच हमने कोई इंडिया को हराया, एक या श्रीलंका को कुछ 1-2 मैच हरा लिए, फिर एक आध वेस्ट इंडीज को हरा लिया, बांग्लादेश को हरा लिए। हमने कौन सा कोई ऑस्ट्रेलिया को मैच हराया है, हमने कौन सा कोई इंग्लैंड को मैच हराया है, हमने कौन सा कोई न्यूजीलैंड को मैच हराया है। हमारी विमेंस क्रिकेट तो जो पहले दिन से स्ट्रगल कर रही थी वो आज भी उसी तरीके से स्ट्रगल करती हुई दिखाई दे रही होती है। हमारी बच्चियों का वो माइंडसेट ही नहीं बन सका कि हमने इंटरनेशनल सतह पे मुकाबला कैसे करना है, लड़ना कैसे। अब तक तो बन जाना चाहिए था। आपने फॉरेन कोचेस भी लगाए, लोकल कोचेस भी लगाए, उनको खेलने के मौके भी मिल रहे हैं। लेकिन अब हम कल्चर को कसूरवार नहीं कह सकते कि हमारे यहाँ का कल्चर है, बच्ची पर्दे में रहती है, उसका खेलने आना मुश्किल है। इतना तो हमारा पूल हो गया है कि हमें अपनी टीम एक अच्छी तैयार कर लेनी चाहिए थी। लेकिन पाकिस्तान की वुमेन्स तो आज तक बेहतर होने का नाम नहीं ले रही है। नीचे से टॉप किया उन्होंने इस वर्ल्ड T20 में भी, वो तो 3 पॉइंट आपको 3 मैच बारिश की नजर होने की वजह से मिल गए, वरना तो हम कोई 1 पॉइंट भी नहीं ले पाते।
बाकी टीमों के साथ कोई ना कोई जीत जरूर दिखाई थी, लेकिन हमारे साथ तो कोई जीत दिखाई नहीं थी। तो हमारी विमेंस क्रिकेट तो फारिग है यार। आप मेरे ख्याल है कि बहुत सीरियस इकदाम करने की जरूरत है, और इतने ही सीरियस इकदाम आप पाकिस्तान की मेंस क्रिकेट के लिए भी दरकार है। विमेंस के लिए तो पूरे मुल्क के अंदर एक प्रॉपर मैं प्रॉपर का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, खानापुरी नहीं होनी चाहिए। अच्छा। एक मोहम्मद रिजवान के हवाले से क्या है, पीसीबी के क्या मामला चल रहे हैं? देखिए, मेरे सोर्सेस तो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रिजवान को ज्यादा लेफ्ट कराने के मूड में नहीं है। रिजवान ओडीआई की कैप्टनशिप क्यों ली गई उनसे, ये एक बहुत बड़ा सवाल दिखाई देता है। मेरा नहीं ख्याल कि उनसे ओडीआई की कैप्टनशिप लेनी चाहिए थी। अगर आपने उनसे ओडीआई की कैप्टनशिप ले ली है, उनको एक रिस्पेक्ट जरूर दें, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट की बात कर लूं या ओडीआई की बात कर लूं, आपका फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर बैटर है वो, इसमें दूसरी कोई राय नहीं है। उनकी T20 में जगह नहीं बनती, लेकिन 2 फॉर्मेट के तो वो प्लेयर हैं, तो वो रिस्पेक्ट अर्न करते हैं। अगर वो ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि मुझे क्यों निकाला, तो वो सही कर रहे हैं। ठीक है नसीम भाई, तो पहले भी बहुत होता है। ऑल राइट, बहुत शुक्रिया, वक्त की कमी है, थैंक यू सो मच। तो जनाब, सब कुछ मिल मिला के इस तूफान के बीच आज दूसरा T20 है, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। हम एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। मरतबा फिर आपको कहेंगे खुशामदीद, आप देख रहे हैं दुनिया बोल है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बेहद शुक्रिया। सादिया जी आज हम अपने नाजरीन को सिखाएंगे कि प्याज काटे बगैर आंखों में आंसू कैसे आते हैं। उसके लिए आपको एक प्याज लेनी है, अगर वो आपको मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, और वो मिल जाए और बजाय इससे पहले कि आप उसको पानी में डालें, पानी में डाल के उसके लच्छे बनाएं और उसके बाद आंसू बहाएं, ऐसे नहीं आएंगे आंसू। असल आंसू तब आएंगे जब आप बाजार जाएंगे और बाजार वाले से पूछेंगे प्याज कितने दिया, वो फिर बताएगा कि जब प्याज जो है वो 220 से 250 रुपए तक जा चुका है, तो फिर आपके आंसू आएंगे। ये है प्याज से आंसू निकालने का सही तरीका। आपको तरकीब बतानी चाहिए थी कि प्याज खरीदने से पहले ही आपकी आंखों में आंसू कैसे आएंगे। वो ऐसे आएंगे कि आप सोचें कि 220 रुपए किलो प्याज आपने खरीदने, आ रहे हैं आंसू, नहीं आ रहे तो फिर खरीदने चले जाए। जिनके आ गए हैं आंसू उनकी भी सुन लेते हैं। आवाम का क्या कहना है? टमाटर तो 600 से 200 आ गया है, लेकिन अब प्याज जो है वो ऊपर जा रहा है, सुनाइए। टमाटर भी महंगे, हर चीज सब्जी महंगी, मतलब गोश्त बनाए तो वही साफ पड़ रहा है, सब्जी बनाए तो वही साफ पड़ रहा है। इंसान खाए तो क्या खाए। टमाटर के बाद प्याज भी महंगे हो गए, कुछ नहीं खा सकते, हर चीज महंगी है। जब प्याज और टमाटर और सब्जियां आवाम की पहुंच से दूर हो जाएंगी तो फिर क्या खाएगा गरीब आदमी? ख्याल करें कुछ। आगे प्याज सब 400 रुपये किलो रेडियो पर बिक रहा था, अब दुकानें वाले 200 रेडियो वाले 200 बेच रहे हैं और दुकानें वाले 250 बेच रहे हैं। अद्धा किलो प्याज लिया गया, हंडी पाइया लिया गया, हंडी गुजारे करन दे लोग, किलो 2-2 किलो है कि कोई नहीं है प्याज का। टमाटर बेचारे कितने सी 600-500 रुपये किलो, हुण प्याज 40 रुपये मिलता सी तो वो भी 200-250 रुपये 200 रुपये पहुँच गया। मेहरबानी हुकूमत अगे अपील है साडी माड़े बंदे वास्ते कि प्याज खान पीने की चीज़ां सस्ती होनी चाहिए। वा प्याज का रेट बहुत हाई कर दिया हुआ है। गवर्नमेंट को चाहिए कि गरीबों के जो है ना आवाम जैसे ना खेले, आवाम खुदकुशी करने पे मजबूर हो चुकी है इस वक्त। गवर्नमेंट को चाहिए कि इसका रेट कम करें, आवाम बेचारी बहुत परेशान है। पहले 20 रुपये की पाव ले जाती थी 80 रुपये किलो, अब जो 40 की 50 की 60 की पाव बन जाती हैं। प्याज का रेट भी काफ़ी बढ़ गया है, 220 तक चला गया है। तो इस तरह गरीब आवाम क्या करेगी? यानी जो तनख्वाहदार लोग हैं, जो माहाना 30-40 हज़ार पे काम कर रहे हैं, वो अपने बच्चों का पेट पालेंगे या उनकी तालीम पूरी करेंगे? ये फ़र्क पड़ता है गरीबों पर कि 120 रुपये किलो वाली चीज़ अगर 220 रुपये में मिले तो बहुत ही ज़्यादती की बात है। तो जनाब, आवाम का रोना धोना तो आपने सुन लिया। वो ये कह रहे हैं कि कभी हमें सब्जी में से टमाटर मिस करने पड़ते हैं, कभी प्याज मिस करने पड़ते हैं। बजट वहीं का वहीं है, एक कीमत नीचे ले आए ऊपर ले आए, हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है? हमारी जेबों पे तो सब भारी पड़ रहा है जनाब। तो इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मेंबर कमिश्नर कराची प्राइज एडवाइजरी कमेटी शकील साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी वार्म वेलकम टू यू। ये जो सारी सूरत हाल हमारे साथ हो रही है इस वक्त, हम कभी देख रहे हैं कि एक कीमत ऊपर जाती है, दूसरी कीमत नीचे आ जाती है। ये असल में मसला क्या है? एक आम आदमी इसको क्या समझे? ये फ्लड है, ये बॉर्डर बंद होना है, मामला कहाँ से ख़राब है?
जी बिल्कुल, दोनों बातें हैं। एक तो फ्लड वाला सिलसिला है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। एक तो टमाटर चूंकि महंगा इसलिए हो रहा था कि हमारी अपनी जो फसल थी वो तकरीबन खत्म हो चुकी थी। अब टमाटर चूंकि लोकल भी आना शुरू हुआ तो टमाटर आते कि बॉर्डर बंद है। अच्छा, अफगानिस्तान से भी प्याज आ रहा था, कुछ ईरान से आ रहा था, तो सिलसिला ये था कि लोकल और ये तमाम मिलाकर कीमतों को किसी हद तक कंट्रोल कर रहे थे। लेकिन अभी अचानक जब ये कि बंदिश हुई है उसकी वजह से मार्केट में प्याज की हो गई है किल्लत। और डेफिनेटली सी बात है कि अभी मैं शाहजहां साहब का भी वो पढ़ रहा था तो उसमें उन्होंने कहा कि जनाब चूंकि डिमांड और सप्लाई, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक फैक्टर और भी इसमें है कि इसका डेली बेसिस पे ऑक्शन होना बहुत जरूरी है, जिसको कमिश्नर कराची ने सख्ती से कहा है कि इनका ऑक्शन होना चाहिए, जिस पर मैंने अभी कल भी इस पे मार्केट में बात की थी कि उन्होंने कहा जी हम कोशिश तो कर रहे हैं ऑक्शन की, लेकिन चूंकि ये सुबह के टाइम आ जाते हैं तो उस वजह से इनका ऑक्शन रुक जाता है। ऑक्शन होगा तो कम से कम डेली बेसिस के ऊपर इनकी कीमतों का थोड़ा सा तयन बेहतर तौर पे हो सकता है। अभी इस वक्त जब मार्केट से मेरी बात हुई है तो मार्केट ये कह रहे हैं कि ट्रक इस वक्त अभी तक स्टिल उस तरीके से सप्लाई नहीं दे पा रहे जितनी कराची की, खासकर शहर कराची की अगर मैं बात करूं तो जो खपत है वो पूरी नहीं हो पा रही। अच्छा, अगर हम वहां से जब रेट लेते हैं जो मार्केट से लिए जा रहे हैं तो आप यकीन करें हैरान कुन बात है कि वहां पर इस वक्त रेट जो है वो जो होलसेलर कह लें या पेकार कह लें या मिडिल मैन कह लें, वहां से वो रेट जो है ना वो 120 रुपए का दे रहा है। अच्छा। इस वक्त स्टिल दे रहा है वो। और जबकि मार्केट की अगर हम बात करते हैं रिटेल की सतह पर तो वही बदमाशी, वही तोल में अपना ड्रामाबाजी करना और कीमतों को खामखा के तौर पर इतना ज्यादा बढ़ाना। शकील भाई साहब, फिर मैं ये समझ रहा हूँ कि अगर पैकार के पास 120 है और मेरे पास अगर 220 से 250 पहुँच रहा है तो इसका मामला सिर्फ ये नहीं है कि ऊपर से बॉर्डर बंद है, या फिर एक ये भी मुद्दा था कि सिंध में सप्लाई कुछ मुतासर हुई है। इसमें खालिसतन मामला माफिया का भी है जो बैठी हुई है और वो अपनी मनमानी बढ़ा रही है, ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि रिटेल पे ये असल में इनको जैसे ही पता चलता है ना कि थोड़ी सी शॉर्टेज हो रही है कहीं, तो रिटेल की सतह पर अभी आपने एक पैकेज भी चलाया जिसमें पैकेज में खुद वो लोग बता रही है, आवाम बता रही है जितनी परेशानी का सबब, क्योंकि वो रिटेल की सतह पर जाते हैं। एक ठेले वाला कह रहा है कि 200 रुपए किलो बेच रहा है, लेकिन दुकानदार 250 रुपए किलो बेच रहा है, क्योंकि वो एक किस्म का लोगों से फायदा उठाता है कि जनाब आवाम परेशान है, हम इससे ज्यादा इसको महंगा सेल करें ताकि हम ज्यादा मुनाफा कमा सके। यकीन करें कि समझ में नहीं आती कि जब कि आप अंदाजा करें पहले इनके 3 रुपए 4 रुपए प्रॉफिट होता था पर किलो के ऊपर, अब इनको बकायदा 1% 10% के ऊपर कारोबार कर रहे हैं, बेहतरीन प्रॉफिट इनका कर दिया गया। उसके बावजूद भी ये जानबूझकर आवाम को परेशान करते हैं। आपको लगता है शकील साहब कि कंप्लीटली एंड एंटायरली यही मसला है? बिकॉज देखिए जिस तरह से टमाटर की प्राइसेस नीचे आई बॉर्डर खुलने के बाद, वो मेरे लिए थोड़ा सा समझ आने वाली बात थी, बिकॉज हमने देखा कि ट्रांजिट खुला और उसके बाद फ्रॉम 500 टू 400, 400 से 200। ये बात कैसे मैं मानूं, या मैं कैसे, मतलब इसको सिस्टम को ठीक करने के लिए, ये तो हर दफ़ा कहीं से खबर आती है, पैसे ऊपर चले जाते हैं, फिर नीचे आते आते तक वो अच्छा खासा मुनाफा कमा चुके होते हैं। अच्छा, मैं आपको एक चीज और बता दूं टमाटर के बारे में थोड़ा सा। एक तो वो ट्रांजिट जो थी वो भी खुल गया, दूसरा हमारा लोकल टमाटर भी आना शुरू हो गया ना। लोकल टमाटर हमारा आ नहीं रहा था चूंकि उसकी शॉर्टेज थी, और लोकल टमाटर बहुत ही, आप यकीन करें, कोड़ियों के भाव मिलता है इनको, और वो जैसे ही मार्केट में आना शुरू हुआ है उसके बाद कीमतें नीचे आ गई हैं। अब दूसरा, जहां तक प्याज की बात मैं कर रहा हूं तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि अब इस वक्त अगर मैं मंडी, सब्जी मंडी की बात करूं तो उसमें उस तरीके से रेट ऊपर नहीं है जितने रिटेल की सतह पर है। तो इसीलिए कमिश्नर कराची जो है इसी के ऊपर कर रहे हैं कि हम रिटेल की सतह पर इसको कंट्रोल करें कि रिटेल की सतह पर ये क्यों कीमतें ऊपर जा रही हैं। और यही एडवाइजरी कमेटी ने भी उनको एडवाइस किया था कि इसको देखें कि निचली सतह पर क्यों रेट बढ़ाए जा रहे हैं, किस वजह से बढ़ाए जा रहे हैं। और परसों यानी कि 2 दिन पहले जब हम मार्केट में थे तो हमने मेरे ख्याल 2 से 3 दुकानों पर गए, तो एक जगह मैं हैरान हो रहा था कि दुकानदार खुद जो था 150 रुपीज पर केजी सेल कर रहा था। उससे बड़ी डिटेल में मेरी बात हुई तो मैंने कहा भाई आप क्यों इतना मुनासिब कीमत में सेल कर रहे हैं? तो उसका कहना था कि चूंकि मेरे पास एक तो स्टॉक पड़ा हुआ है, दूसरा डेली तो प्याज नहीं आता, मेरे पास तो इतना प्याज पड़ा हुआ है कि तकरीबन कोई 3 से 4 बोरे पड़े हुए और मैंने सस्ते खरीदे। तो ये क्या करते हैं, ये इसका नाजायज फायदा उठाकर जो इनके पास पड़ी हुई चीज है, यानी कि जो सस्ते भाव खरीदी हुई है, उसको महंगा कर देते हैं और सारिफ को जानबूझकर महंगी चीजें सेल कर कर अपना नाजायज मुनाफाखोरी करते हैं, और कुछ भी नहीं है। और ये मेरे ख्याल है 2 से 3 दिन में वैसे ही इसने नॉर्मल रेट पे आ जाना है, खुद ब खुद आना है इसने रेट पे। ठीक है, बहुत शुक्रिया शकील बेग साहब, आप हमारे साथ मौजूद। और जो असल मुद्दा आपने बताया, क्योंकि कल तक तो हम यही समझ रहे थे
कि ये ईरान का कोई मसला है, अफ़गानिस्तान का कोई मसला है, इस वजह से प्याज 8-8 आंसू रुला रहा है। नहीं 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 नहीं, ये हमारे अपने अंदरूनी जो माफियाज हैं, जो आड़ती हैं, वो रिटेलर, वो खुद ही ये चीज़ें प्राइस बढ़ा रहे हैं। दैट ही हैज ऐड के जी हमारा अपना भी टमाटर आना शुरू हो गया, उसकी वजह से भी नीचे हुआ है। इट वाज नॉट एंटायरली द ट्रांजिट इशू। तो लोगों को अपने जो बेवकूफ़ बनाने का एक तरीका है, मेरे ख्याल में काउंटर चेक कर लेना चाहिए। टमाटर तो एक तरफ, ये प्याज की जो स्टोरी है वो अब खुल के सामने आ गई है। ये भी आ जाएगा जब, चलिए आवाज़ तो उठाई है, अब देखते हैं कि प्याज की जो उठती कीमतें वो नीचे आती नहीं आती। लेकिन एक चीज़ जो कि बिल्कुल भी नीचे नहीं आ रही, जो कि उसकी सूरत हाल ठीक नहीं हो रही है, वो है स्मॉग की सूरत हाल। अच्छा, सबसे पहले ज़रा शेखुपुरा शहर और उसके मुज़ाफ़ाती इलाके का रुख कर लें तो ये स्मॉग की लपेट में आ चुके हैं। सूरत हाल क्या रहती है स्मॉग की, हमारे नुमाइंदे मुस्तफ़ा खान हमारे साथ मौजूद हैं। मुस्तफ़ा, क्या सिचुएशन रहती है स्मॉग की, ज़रा बताइए। कि आज भी फ़ज़ा जो है फ़ज़ाई आलूदगी से मुतासर होती हुई दिखाई दे रही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो ख़तरनाक हद तक जो है वो इजाफा कर गया हुआ है, जबकि इसके गिरदोनवा में जितने भी इलाके हैं, सब मुरीद के, सफदराबाद, मानावाला, शरकपुर शरीफ, यहाँ पर धुंध के गहरे बादल जो है वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं। लोग खांसी, नज़ला, ज़ुकाम और सांस की बीमारियों में जो है मुब्तला हो रहे हैं, जबकि माहिरीन का ये कहना है कि घरों से गैर बाहर मत निकलें, अगर निकलने की ज़रूरी है तो मास्क और ग्लासेस निकाल कर ही घरों से बाहर, मंज़िल मकसूद पर पहुंचकर अपने हाथों को और अपने चेहरे को पानी से अच्छी तरह जो है वो धोएं। इसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिशन की जानिब से भट्टों के खिलाफ, फैक्ट्रियों के खिलाफ, काला धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई की जा रही हैं, इनके खिलाफ FIRs दी जा रही हैं, जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से ये सूरत हाल कुछ दिनों तक ऐसे ही जारी रहने की पेशगोई की गई है। बहुत शुक्रिया। फ़ौरन मेरे जहन में बिफोर वी गो टू ब्रेक जहन में आता है कि अगर हम पूरे साल ये धुआं ऐसा छोड़ने वाली गाड़ियों पर कर लें कार्रवाइयाँ, तो हमें ऐसी एकदम से ना करनी पड़े। वेल, विद दैट वी टेक अ टाइनी ब्रेक। वेलकम बैक। अब हम एक ऐसे मौजू पे बात कर रहे हैं जो अमूमन लोग बात करने से घबराते हैं, और मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि क्यों घबराते हैं। एक भाईमत लड़की ने इस खामोशी को तोड़ा है, और सिर्फ 25 साल की एक वकील है महानूर उमर, उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान को अदालत में चैलेंज किया। उनका कहना है कि ख़वातीन के लिए इस्तेमाल होने वाली एक बुनियादी ज़रूरत है सैनिटरी पैड्स, उस पर टैक्स लगाना इंसाफ नहीं है, जुल्म है। सादिया, बिल्कुल, और आपको ये भी हमें बताना है कि पाकिस्तान में इन पैड्स पर तकरीबन 40% का टैक्स लगाया जाता है। ज़रा सोचिए, जिस चीज़ का ताल्लुक सेहत से है, सफाई से है, आपकी वो रोज़ की ज़रूरत है, अगर आप उसे लग्जरी आइटम में काउंट कर रहे हैं तो ये औरतों के साथ कितनी बड़ी नाइंसाफी है। अच्छा, महानूर कहती हैं कि ये टैक्स दरअसल ख़वातीन के जो जिस्मानी निज़ाम पर एक नाहक बोझ है, क्योंकि हैश कोई चॉइस नहीं है, कुदरती अमल है, फिर इस पे टैक्स क्यों सादिया? यही सवाल है जिसने इस केस के को जो है वो पूरे मुल्क में ज़ेर बहस बनाया है, एंड आई थिंक ये ओवर एंड ओवर डिस्कस होता रहा है। बट कूडोज टू महानूर हु एक्चुअली टुक इट अप एंड वेंट टू कोर्ट, एंड ये हम बात तो डिस्कशन में होना एक और चीज़ है, लेकिन इनिशिएटिव लेना और ये बात करना कि आपने कोर्ट तक जाना है और उस मामले को जो है वो हल कराना है, इस पर आवाज़ बुलंद करिए, दैट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट। तो इसी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं वो बाहिम्मत नौजवान वकील जिन्होंने कदम उठाया, महानूर उमर। महानूर, अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। यू सिलेक्टेड अ टॉपिक के जो अक्सर ख़वातीन के दिल में तो होता है, ज़ुबान पे नहीं आता, और आई एम सॉरी टू से इट बट फॉर द पेट्रियार्कल सोसाइटी ये तो हम बात भी नहीं करना चाहते इस पर। तो कैसे आपकी चीज़ जहन में आई और क्या कुछ हुआ, ज़रा बताइए। वालेकुम सलाम। पहले तो बहुत शुक्रिया मुझे शो पे बुलाने के लिए। मैं काफ़ी इस बात से प्राउड हूँ कि पाकिस्तानी मीडिया ने जो ये केस उठाया है, यहाँ से ही बातें शुरू होंगी। लोगों के जो लोग, आम लोग, सब लोग जब देख रहे हैं घर पे बैठ के, तो उनके लिए भी ये जो एक स्टिग्मा है, एक टैबू है, या आहिस्ता आहिस्ता हटेगा जब हम इसको एक इतना मेन स्ट्रीम में लेंगे बात को। जहाँ तक केस की बात है, एक औरत होके, एक एक्टिविस्ट होके, एक बेटी होके, घर से जब मैं छोटी थी तब से मुझे फील होता था कि हमारे माशरे में काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम बहुत ही हश हश करके बात करते हैं। और क्यों करते हैं? मैं काफ़ी लकी हूँ, मेरे घर में इस तरह मेरी अम्मी जो हैं उन्होंने मुझसे इसके बारे में खुलेआम बात की थी, मगर मेरी दोस्तों की ये रियलिटी नहीं थी, उनके घरों में ये बातें नहीं होती थी, और उसकी वजह से वो मुझसे जब बात करती थी तो वो सारे शायवे करते थे। तो तब से मेरा एक कॉन्शियसनेस डेवलप हुआ था कि ऐसा क्यों है।
तो जब मैंने पिछले साल में सुप्रीम कोर्ट पे क्लियर करी थी तो मेरे वहाँ काफ़ी और लॉयर फ्रेंड्स बने थे। तो एक लॉयर था एहसन जहांगीर खान, उसकी और मेरी बात हो रही थी कि हमारे आइन में हमारे जो कानून है काफ़ी इस तरह के हैं जो आइन के खिलाफ जाते हैं, जो हमारे बेसिक राइट्स के खिलाफ जाते हैं, बेसिक राइट्स के खिलाफ जाते हैं। सच एज फॉर एग्जांपल जो आर्टिकल 25 है जो इक्वल राइट्स देता है, ये क्वालिटी की बात नहीं है। जब काफ़ी हमारा जो सेल्स टैक्स एक्ट है 1990 में, उसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो टैक्स फ्री हैं 6 शेड्यूल में, जिनको एसेंशियल का किरदार दिया गया है मगर पैट्स को नहीं दिया गया। आर्टिकल 14 राइट टू डिग्निटी, हम डिग्निटी के साथ नहीं रह सकते अगर हम अपना सेहत और सफाई का ख्याल नहीं रख सकते। सही। अच्छा, ओबियसली महानूर, आई हैव टू कीप इट टू द केस लेवल, बट मेरे जहन में एक और भी चीज़ आ रही है, वो ये है कि आपकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग क्या है। जब ऑल टुगेदर आप सारी इंपोर्ट्स के ऊपर टैक्स लगा देते हैं, उसमें सब टैक्स, सब चीज़ों के साथ इस पर भी टैक्स लग जाता है। कहने का मकसद ये है कि गवर्नमेंट खुद क्या इनिशिएटिव ले रही है कि वो बेसिक नेसेसिटी की चीज़ें, हम सिर्फ औरतों की बात कर रहे हैं और सिर्फ सैनिटरी पैड्स की बात कर रहे हैं, तो उसके ऊपर आपने क्या अपनी लोकल मैन्युफैक्चरिंग को किस तरह से बढ़ाना है कि आप इसको इंपोर्ट की लिस्ट से ही बाहर निकाल सकें? बिल्कुल ऐसा ही है और हमें करना चाहिए, स्पेशली आज के दौर में, कि हम अपनी जो कॉस्ट है बनाने की वो कम से कम ले आएँ। और पाकिस्तान एक इतना मेजर एक्सपोर्टर है काफ़ी फार्मास्यूटिकल्स का और ऐसी चीज़ों का, बिकॉज यहाँ मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट कम पड़ती है। एक पेपर है कॉल्ड सुपर एब्जॉर्बेंट पॉलीमर SAP, इस पेपर के ऊपर ही सिर्फ 25% टैक्स है। तो अगर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स दावत दे, ऐसी जो कंपनीज हैं जो इस पेपर को बनाती हैं और वो उसके रॉ मटेरियल्स को बना, जिससे ये कागज़ बनता है, उसके लिए वो थोड़ी सी ज़मीन और इस तरह की चीज़ों को वो सब्सिडाइज करें, उनकी कीमत कम करें, तो ये काफ़ी हम यहाँ जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है ऑलरेडी उसको हम एक्सपैंड कर सकते हैं। बिकॉज सॉरी टू से मैं काफ़ी ऐसे ब्रांड्स हैं जो लोकली मैन्युफैक्चर करते हैं, बट ज़्यादातर, पहली बात तो ये, जो पैड्स अफोर्ड कर सकता है तबका, वो मिडिल क्लास टू अपर मिडिल क्लास है, जो आराम से इजीली अगर अफोर्ड कर सकते हैं, बट वो भी काफ़ी इस बात पे कंप्लेन करते हैं। जितने लोगों को मैं जानती हूँ वो लोकल नहीं खरीदते हैं, क्योंकि वो होता है ना कि ये सेफ है, नहीं है, टैबू भी है ना। जब बात टैबू की हो ही गई है महानूर, वी आर इन 2025, ये भी ख़त्म हो रहा है साल, ठीक है, बहुत आगे जा चुकी है दुनिया, चांद मरीख तो क्या अब पता नहीं कहाँ तक जा चुकी है। हम अपने इस माशरे में अभी भी इस पे बात करना एक अछूत चीज़ समझते हैं, क्यों? मेरे ख्याल से पहली बात, इसको हम इसलिए अछूत समझते हैं, इसको हम इसलिए ममनू समझते हैं क्योंकि ये औरतों के हेल्थ से लेने देने का है। और जब हम औरतों के मसलों के बारे में सोचते हैं तो हम सोचते हैं एक प्राइवेट मैटर है, मगर ये एक प्राइवेट मैटर नहीं है, क्योंकि ये 50% ऑफ हमारी जो पॉपुलेशन है वो इसके थ्रू जाती है। और जब तक हर किसी के घर में एक माँ, एक बेटी या बहन तो होती है, तो ये, जब फॉर एग्जांपल मैं कल ही किसी से बात की थी कि जब रमज़ान आता है तो अगर कोई औरत उसने रोज़ा नहीं रखा हुआ तो वो प्रिटेंड करते हैं कि हमारा नहीं है, कुछ हम किसी और बात नहीं कर सकते। इसको वो एक शेप दिया था बहुत पहले भी, अभी भी कुछ ऐसे गाँव हैं जहाँ ये इतनी नापाक चीज़ समझी जाती है कि लड़की अपने घर में नहीं रहती। हमें इसके बारे में कहते हैं ना, मिसकंसेप्शंस हैं कि आप कोई नापाक हो जाते हैं या आप कोई इस तरह से आपको आपके करीब किसी को नहीं आना चाहिए। तो ये मैं तो कहती हूँ अनएजुकेशन की बात है। जिन मुल्कों की लिटरेसी रेट ज़्यादा है, जिन मुल्कों में पढ़ाई लिखाई ज़्यादा है, उधर इस तरह की चीज़ों पे बात करने पे शर्म नहीं आती। और मे भी महानूर, जहाँ पर रियल इश्यूज हैं वहाँ पर ये पेटी है। कहने का मकसद ये है कि हमारा ध्यान किस तरफ है। अगर मेरे पास असल में इतना दिमाग है और मेरे पास इतना वक्त है कि मुझे सही जगह पर दिमाग लगाना है, मुझे एजुकेशन पे दिमाग लगाना है, मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर पे दिमाग लगाना है, मुझे अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग पे दिमाग लगाना है, तो मेरा इस तरफ ध्यान नहीं है कि मेरी बच्ची को पीरियड्स आए हुए हैं और मुझे उसे 10 लोगों से छुपाना है। आई हैव टू एजुकेट हर कि वो अपना ख्याल कैसे रखे। बिल्कुल ऐसा है, आई कम्प्लीटली एग्री, बिल्कुल ऐसा है। और ये बिल्कुल एक कहते हैं इतना बड़ा, मैं भी शौक हूँ कि लोग इतना आपने बोल्ड मूव लिया, आपने इतना बड़ा स्टेप लिया, बिकॉज मेरे लिए तो ये इतनी ना उस तरह से टैबू चीज़ नहीं है। बट मुझे आई रियलाइज कि पाकिस्तान में इस तरह की है कि जैसे कोई पता नहीं मैंने ऐसी क्या बात कर दी है, मगर ये एक बहुत नॉर्मल चीज़ है। एवरीवन और हर औरत इसके थ्रू जाती है। और ये इंशाल्लाह वे होपिंग कि गवर्नमेंट हमारा केस ख़त्म होने से पहले अगर इस पर कोई कानून साजी कर ले तो यही एक आइडियल सिचुएशन होगी।
मानूर, ये आपने PIL के तौर पे लिया था केस? जी, ओके, क्या समझती हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट की इस लिटिगेशन ऐसी कौन से मज़ीद मौज़ूआत हैं जिनको आप जैसे हमारे जो नौजवान वकीला हैं उन पे उनको देखना चाहिए, उसकी तरफ तवज्जो करनी चाहिए? दिस इज जस्ट वन ऑफ द इश्यूज, राइट? बिल्कुल, दिस इज जस्ट वन ऑफ द इश्यूज। इनफैक्ट ऐसे में मैं उस दिन बात कर रहे थे कि हम दोनों हमारे और भी फ्रेंड्स हैं जो लॉयर्स हैं, हम सोच रहे थे कि बिकॉज हमारी इसमें क्या जाता है, कोर्ट फी जाती है थोड़ी सी, क्या टाइम जाता है, हाई कोर्ट की पार्किंग में चक्कर काट के थोड़ा सा और टाइम जाया जाता है क्योंकि वहाँ पार्किंग नहीं है, बट हमारा सबसे ज़्यादा पैशन जाता है। तो हम लोग वैसी बात कर रहे थे कि वी वांट टू मेक अ लिस्ट, हमने एक एनालिसिस करना है, एक जो सारे लॉज बने हुए ह्यूमन राइट्स के जो स्पेसिफिक लॉज हैं, इसमें सिर्फ औरतों की बात नहीं आती, इसमें ऐसे काफ़ी लॉज हैं जो आदमियों को, बच्चों को, जिस तरह लोगों को अफेक्ट करते हैं, जिनको हम चैलेंज करना चाहते हैं। तो बस ये शुरुआत है और मैं इनकरेज करूंगी कि जो बाकी वकील और एक्टिविस्ट देख रहे हैं कि वो भी स्टेप लें आगे, बिल्कुल चैलेंज। थैंक यू सो मच महानूर, वाज वंडरफुल टू हैव यू ऑन द शो एंड कीप अस बोथ पोस्ट, बिकॉज हम चाहेंगे कि ऐसे मौजूआत हमारे शो में डिस्कस हो ताकि ये टैबू ब्रेक्स हो। ऑब्वियसली हम सब इस सोसाइटी को आगे बढ़ाने में काम करना चाहते हैं। विद दैट हम ले रहे हैं, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक। हमने जब शो शुरू किया था तो फैसल ने कुछ मुझे उम्मीदें दिलाई थी कि ही हैज़ अ सरप्राइज फॉर मी। आई एम वंडरिंग, शो इज़ अबाउट टू एंड इन अ वाइल, बट वेयर इज़ दैट सरप्राइज फैसल? भाई वो सरप्राइज अब हम बात करके क्यों ज़ाया करें। सरप्राइज का वन लाइनर ये है, अगर आपको वीकेंड क्योंकि आ गया ना, तो वीकेंड का अगर मज़ा उठाना है तो गाड़ी लेनी है 2 घंटे दूर और डॉल्फिन जाके देखनी है। अब ये सब कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है, दिखाते हैं आपको। दिखाओ जी बॉस। It was wonderful, लेकिन I felt कि यार मैं क्यों नहीं गई, इसलिए I have to make एक ज़बरदस्त सा वीकेंड प्लान। तो फिर आप कहाँ जाएंगी? मैं जाऊंगी आर्ट काउंसिल के कल्चरल फेस्टिवल में। क्या बात है। अच्छा, बजाय वक्त ज़ाया करने के हमारे साथ जो मौजूद हैं, इससे पहले जो चीज़ चल रही थी ना, वो क्योंकि मौसीकी के इतने दिलदादा हैं कि उस पर झूम रहे थे। तो मेरे साथ मौजूद हैं सदर आर्ट्स काउंसिल और बहुत ही हर दिल अजीज़ शख्सियत अहमद शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, बहुत शुक्रिया पहले तो तशरीफ़ आवरी का। और मैंने गायबाना इजाज़त ले ली है क्योंकि मैं तब से जानता हूँ, इसलिए मैं शुरू में सिर्फ कह रहा हूँ अहमद अंकल आप कैसे हैं, फिर उसके बाद मैं नहीं कहूँगा। ठीक है, ओके। बहुत शुक्रिया सर तशरीफ़ लाने के लिए। क्या करने जा रहे हैं इस बार? एक तो हमने कल देख लिया अपने शो में, ज़बरदस्त सीरियन सिंगर अहमद अशकार हमारे साथ थे। हमने बहुत एंजॉय किया और हर मोमेंट पर आपको याद किया जी, और आई थिंक थैंक भी दिल से याद किया, तो दिल से थैंक्स भी किया कि यू क्या वंडरफुल आपने इनिशिएटिव। वो जो अभी तुम कह रहे थे ना इसमें कि पिक्चर तो अभी बाकी है। सो इट्स एक मीर तकी मीर जो इमाम है उर्दू शायरी के, उनका एक मैं शेर सुनाता हूँ आपको। ज़माने में तेरे शोरे जुनून ने क़यामत का सा हंगामा मचाया। तो हमारा भी ऐसा ही कोई बेचैन सी तबीयत है, लेकिन शुरू से हमारा जो इश्क है ना, वो अजीब चक्कर है। ये लड़के वड़के किसी और चक्कर में पड़ जाते हैं। मैं पड़ गया फ़लसफ़े के चक्कर में और लिटरेचर के और ये सब, और फिर जो ये पाकिस्तान है ना और इसका जो झंडा है, बस इसके साथ मैं कनेक्ट हो गया। वैसे तो सारे ही कनेक्टेड होंगे, लेकिन मैं ऐसे हो गया कि व्हाट कैन आई डू फॉर माय कंट्री। तो मैं चूँकि ज़ाहिर है कि फ़ौज में भर्ती नहीं हुआ, मैं भाग गया था, मेरी कॉल आई थी ISSB से। सो मैं डिसिप्लिन लाइफ गुजारने वाला, मेरा थोड़ा सा क्रिएटिव और आर्टिस्टिक टाइप का आदमी था। तो ऐसे लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता है वर्दी पहनना, सुबह 6 बजे उठना। मेरे अब्बा की बड़ी ख्वाहिश थी। मैंने ना कॉल आई ना, मैंने बताया ही नहीं घर में कि मेरी कॉल आई है। तो फिर मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, सो हाउ कैन आई सब। तो मैं बचपन से ही था, मैं थिएटर करता था, मैं लिटरेचर का आदमी था, मैं प्रोडक्शन हाउस बनाया, मैं म्यूज़िक बनाता था, मैं ड्रामे बनाता था। मैंने कहा इसको इस मुल्क के लिए कैसे ठीक करें। तो मैं आर्ट्स काउंसिल आ गया तुम्हारे सामने। तो उस वक्त बच्चे थे और हमारे यहाँ से पहला इनाम भी जीत 2007-8। हाँ, सो इस तरह हज़ारों निकले। और मकसद ये था कि, तो शॉर्ट करते हैं, टाइम ज़्यादा नहीं है।
मैंने तुम्हें पता आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस शुरू की पाकिस्तान में पहली बार, और उर्दू को लोग बहुत ही लाइट लिया करते थे। उसको ऐसा ब्रांड बनाया कि सारे अंग्रेज़ी मीडियम अरबपति ज़मीन पे बैठ के भी यूसुफी साहब को भी सुनते थे और ज़िया मोहिउद्दीन को भी और क्लासिकल भी। सो जो परसेप्शन है ना, उस परसेप्शन को चेंज करने की ज़रूरत थी। तो अपनी नेशनल लैंग्वेज की रिस्पेक्ट नहीं थी, हमने उसको ऐसा बहाल कराया कि पूरे ग्लोब से, बस इसके फ़ौरन बाद उर्दू कॉन्फ्रेंस शुरू हुई। फिर मैंने देखा कि यूथ के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, तो आई स्टार्टेड यूथ फेस्टिवल, तुम जिसके तुम उसके एक वो थे। फिर आई स्टार्टेड थिएटर फेस्टिवल, क्योंकि कराची में थिएटर नहीं होता था, बिल्कुल नहीं होता था, वो थिएटर को हमने रिवाइव किया। सो ग्रेजुअली करते करते पहले हमने अपने शहर की ज़्यादा एक्टिविटी की, अपने सूबे में, फिर मैं सक्खर, लड़काना, हैदरा। फिर मैंने कहा कि यार ये मुल्क जो है ना अजीब तरीके से टुकड़ों टुकड़ों में बदल गया है, कहीं एथनिक नफरतें हैं, कहीं रिलीजियस नफरतें हैं, तो इसको एक जगह पे जमा करें। तो मैंने एक ब्रांड इस्टेब्लिश की, पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल। वो मैं ट्रैवल कश्मीर भी लेके गया, मैं कोयटा लेके गया, लाहौर, सक्कर, मुल्तान, और मैंने एक जगह उनका सबका लिटरेचर लोग एक झंडे के नीचे सबको जमा किया, क्योंकि कोई अदारा ये काम नहीं कर रहा था कि यार ये हम जो सूबे हैं, ये एक मुल्क है, एक फेडरेशन है, इन सबको मिला के कुछ किया जाए। फिर उसके बाद मेरे जहन में ये 20 साल लगे इस काम में, और मैंने एक एक ईंट रख के आर्ट्स काउंसिल बनाया। ये मतलब ऐसी सी जगह थी जहाँ कोई आना नहीं आता, और अब जो है लोग प्राइड फील करते हैं। सो फिर मैंने, मेरे जहन में तो शुरू से ही था, हाँ, वो राशिद का एक मिसरा है, इश्क अज़लगीर व अदाबताब, मेरे भी हैं कुछ ख्वाब। मैं तो ये मेरे ख्वाब, ये ख्वाब मेरे ख्वाब नहीं है कि मेरे ख्वाब हैं कुछ और। तो मेरे ख्वाब ये थे कि ये जो इतना, फिर एक और शेर मुझे कमर जमील का याद आ गया कि ख्वाब में जो कुछ देख रहा हूँ उसका दिखाना मुश्किल है, आईने में फूल खिला है, हाथ लगाना मुश्किल है। तो ये लोगों को नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन मुझे अल्लाह की मेहरबानी और बस कुछ, तो मैंने कहा कि मैं क्या करूं, और कल्चर और पाकिस्तान जहां पे बिल्कुल कोई प्रायोरिटी ही नहीं थी, ना हुकूमतों की नज़र में, ना लोगों के नज़र में। सो मैंने इस पे काम करना शुरू किया। इस शहर में जब 20-40 लोग रोज़ मारे जाते थे, उन दिनों में ये अदारा बिल्कुल बना, और उसका मकसद भी यही था कि, तो फिर मैंने सिंधी बोलने वालों को, उर्दू बोलने वालों को, पश्तो एक प्लेटफॉर्म पे जमा किया कि अपने अपने रिजर्वेशंस के साथ, पॉइंट ऑफ व्यू के साथ डायलॉग का कल्चर तो शुरू करें ना। तो ये सिर्फ नाच गाना नहीं है, इसके पीछे एक बड़ा वेल थॉट वो था। अब मैंने कहा कि साले, अब मैं नाम नहीं ले रहा, हमारा फिर मुझे बोलते हैं ये वजीर खारजा, ये वो, आप नाम लेते हैं और आप इनको लानते करते हैं। हमारे बहुत सारे दोस्त नुमा दुश्मन है दुनिया में, मुल्क जो बज़ाहिर हमारा मज़हब भी एक है, और वो किसी और के आलाकार बन के, और इसी तरह से बहुत दूर कोई ऐसे मुल्क भी हैं जो इस्लामोफोबिया में मुब्तला हैं, और उन्होंने भी एक अजीब सा प्रोपेगेंडा, क्योंकि हम दुनिया की वाहिद इस मुस्लिम एटमी ताकत भी हैं, और इस पे नज़र उनके पेट में दर्द है जिस दिन से ये हमें के पे। और आपको पता, हमने आज तक किसी पे हमला नहीं किया, हमने अपने डिटरेंस के लिए रहा। आप क्या समझते, अगर ये हमारे पास ना होता तो आपका वजूद इस वक्त बहुत मुश्किल था, आपको खा चुके होते, इतने बड़े बड़े हाथी चारों तरफ बैठे हुए हैं, ठीक है। और दूसरा ये बात कि फिर इकबाल का मुझे मिसरा याद, उनको हमारा पता भी है कि हम फोड़ भी देंगे, इसलिए कि जब हमारे सर्वाइवल का मसला होगा, वो इकबाल ने कहा, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में, इश्क अक्ल है महवे तमाशा है। हाँ, तो मोदी साहब जो है वो सोचते रह गए कि हाणे छा क्यों, और हमने इनका काम उतार दिया। उसकी वजह क्या है यार, मरना तो है ना एक दिन, तो हम रिस्पेक्ट से मरना चाहते हैं और हम इज्जत से जीना चाहते हैं। सो मैं ये सारी साजिशों के खिलाफ अपनी प्राइड, अपना मुल्क, हमारी सिंध की 5-7 हज़ार साल पुरानी मोहनजोदड़ो, बलूचिस्तान, मेहरगढ़, हड़प्पा, ये पाकिस्तान 3 बड़ी तहजीबों के संगम पर है। सो सारी दुनिया से लोगों को बुला रहे हैं, उनका कल्चर यहाँ दिखा रहे हैं, और पूरे पाकिस्तान के हमारा अपना कल्चर वहाँ, हम जो कि नॉन एंटिटी थे, ट्रेवल बैन लगा हुआ था, उस बीच में 142 मुल्कों के आर्टिस्ट आ रहे हैं, और वो
और उनको यहीं नहीं लेके जा रहा, उनको मैं मकली लेके जा रहा हूँ, बम्बोर का उनको मैं म्यूजियम दिखा रहा हूँ, उनको चौकंडी दिखा रहा हूँ, उनको अपना सारा हेरिटेज भी लेके दिखा रहा हूँ और फिर उन्हें बता रहा हूँ। और ये पिछली बार 44 से 142 कैसे हुए, जो 44 मुल्क आए थे वो हमारे एम्बेसडर बन गए और वो दुनिया में जिस फेस्टिवल में गए जहां गए उन्होंने कहा द मोस्ट अमेजिंग कंट्री इज पाकिस्तान एंड कराची इज अ वंडरफुल प्लेस एंड पीपल आर वेरी लविंग। यहाँ लोगों ने उनकी घरों में दावतें की, लोग उन्हें साथ ले गए। सो जब हम जीरो पे थे पिछले साल, हम एंटर हुए दुनिया के वर्ल्ड कल्चर मैप पे, और इस साल अल्हम्दुलिल्लाह, ये मैं कोई दावा नहीं करना चाहता, पाकिस्तान लीड कर रहा है दुनिया में, दुनिया को। जी क्या बात। लेकिन ये किसी भी कीमत पे मुमकिन नहीं था अगर हुकूमत सिंध टू शोल्डर और अबव शोल्डर मेरे साथ ना होती। वो पता नहीं मुझ पे उनका बिलीव है, मेरा फरमाइशी प्रोग्राम को आधे सेकंड में वो फाइनेंशियल सपोर्ट भी देते हैं, सारी एजेंसीज इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट, सारी एजेंसीज इसको सिक्योर कर रही हैं, मतलब CCPO, IG, SSU, रेंजर्स, इंटेलिजेंस एजेंसीज। मुझे तो मसला भी नहीं है नाम लेने में, लेकिन स्पेशल ब्रांच, आर्मी की इंटेलिजेंस एजेंसीज, सिविल एविएशन, ASF, लेकिन उसको मैनेज चीफ सेक्रेटरी साहब की सरबराही में और चीफ मिनिस्टर साहब वो और कमिश्नर कराची, और 4 मीटिंग्स हो चुकी हैं। आप अगर इन लोगों को हम सिक्योर ना करें, अगर इन लोगों को हम, तो एयरपोर्ट के अंदर से जैसे स्टेट गेस्ट को लाते हैं ऐसे लाते हैं, और इसी तरीके से होटल में, इसी तरह से जहाँ भी वो और क्योंकि आपको पता है कि हमारे जो दुश्मन हैं वो हम ये ऐसी ही किसी चीज़ के लिए देख रहे हैं जी। तो मैं उन सबका भी शुक्रगुजार हूँ जो विजिबल सपोर्ट कर रहे हैं, जो नज़र भी आ रहे हैं सपोर्ट करते हुए, लेकिन जो नज़र नहीं आ रहे वो भी 24 घंटे वॉच कर रहे हैं। और इवन मेरी टीम के साथ कनेक्टेड है कि वेयर एवर कोई भी प्रॉब्लम हो तो ये सारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, हमारी SSU, हमारी ये सारी की सारी एक पूरा कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है। इवन फायर ब्रिगेड, इवन NICVD का कार्डिक यूनिट वहां पे खड़ा हुआ है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन, एक ऐसी गवर्नमेंट ऑफ सिंध की सपोर्ट मेरे साथ आई है। और उसके अलावा ये जो मेरी टीम है, और मैं तो बताऊँ यूनिवर्सिटियों के बच्चों को बुला के मैं इंटर्न करा के मोस्टली काम वो बच्चे कर रहे हैं, यंग ब्राइट बच्चे, फिल्म मेकर, थिएटर के बच्चे, फाइन आर्ट मैनेज भी वही कर रहे हैं। शाह साहब, हमें आपका बहुत शुक्रिया, पता है क्यों करना है, आपने हमारे और हमारे से बाद में जो आने वाली जनरेशन है ना, आपने उनको बताया कि उर्दू कितनी इम्पॉर्टेंट है जो भूल गए थे। आपने लोगों को बताया कि सहाफ़त एक्चुअली क्या होती है, आपने लोगों को बताया कि भाई तुम अभी जिंदा हो, आओ इन जगहों का रुख करो, म्यूजिक एंजॉय करो, फेस्टिवल्स एंजॉय करो, आर्ट को एंजॉय करो। सो आई हैव टू थैंक यू फॉर एवरी इनिशिएटिव। जनाब, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं रवानी में भूल गया, आज से फेस्टिवल शुरू हो रहा है और बोल के तवज्जो से मैं आपको बता रहा हूँ 80% चीज़ें फ्री हैं और नौजवानों के लिए, क्योंकि ये मैं सारी एक्टिविटीज़ नौजवानों के लिए करता हूँ। 2 घंटे 2 बजे से 4 से 6 तक दुनिया की आलीशान फिल्में वो दिखा रहा हूँ, 3350 फिल्में रिसीव हुई हैं, उसमें ऑस्कर विनर फिल्में भी दिखा रहा हूँ, कोई टिकट नहीं है। वर्कशॉप्स हैं, दुनिया के टॉप आर्टिस्ट और राहत फ़तेह अली खान और सजाद अली, ये सारे वर्कशॉप म्यूजिक के देंगे, थिएटर के देंगे, फाइन आर्ट की 9 नुमाइशें भी हैं। सो आप लोग आएँ, ये खुला हुआ है, लोग दुनिया भर करके आ रहे हैं। सो ओन द सिटी, ओन द प्रोविंस एंड ओन द कंट्री। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच साहब, और हम भी आएंगे, हम तो बस आ रहे हैं। थैंक यू सो मच। तो जनाब, अगले 2 दिन कराची में होने वाले बड़े मजे के, बल्कि 7 तारीख तक बहुत ही मजे के, 7 कौन सी दिसंबर, 7 दिसंबर तक बहुत ही ज्यादा। तो जनाब जाएं और बार बार जाएं, और हम फौरन से रैप अप करके जा रहे हैं। एग्जैक्टली, ठीक है, आपसे मुलाकात होगी पीर को। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।